नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश विश्नोई आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, हम कक्षा 12 के 7वें पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर जो स्वाधीनता का संग्राम हुआ है और जो राजस्थान का एकीकरण होने वाला है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन के अंतर्गत हमने प्रारंभिक भाग के अंतर्गत देखते हुए राजस्थान की 1857 की क्रांति को पढ़ा है। उसके बाद हमने राजस्थान के कुछ क्रांतिकारियों के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। अब हम आज के इस भाग के अंतर्गत राजस्थान में होने वाले विभिन्न किसान आंदोलनों और विभिन्न जनजातीय आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न यहां से करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान के अंदर किसान और जनजातीय आंदोलन का अपना भाग, जिसके अंतर्गत हमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है बिजोलिया का किसान आंदोलन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, जो कि अस्तित्व में रहा है 1897 से लेकर के और 1941 तक क्या रहा है, ये आंदोलन यहाँ पे चलने वाला है। तो यानी कि हमें समय काल यहाँ पे मिल रहा है 1897 से लेकर के और 1941 तक का समय काल। कुल होकर देख ले तो कितना हो जाएगा, अगर हम ना, ये हो गया आपका 44 वर्ष का कार्यकाल। कितना हो गया? 44 वर्ष तक जो है ये आंदोलन चला है। इसलिए इस आंदोलन को कहते हैं भारत का या राजस्थान का मैराथन आंदोलन। क्या नाम दिया जाता है इस आंदोलन को? मैराथन किसान आंदोलन। ठीक बात है। सबसे जो है लंबे समय तक चलने वाला ये आंदोलन माना जाता है। और प्रथम अहिंसक किसान आंदोलन अगर पूछा जाए तो वो भी कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका प्रथम अहिंसक। किस प्रकार का है? अहिंसक जो है वो है ये अहिंसक किसान आंदोलन। ठीक है। और कह दिया जाए मैराथन किसान आंदोलन तो भी कौन सा हो जाएगा आपका? बिजोलिया किसान आंदोलन। कितने वर्षों तक चल रहा है ये? 1897 से लेकर 1941, माने के 44 वर्ष जो है वो ये चलता है। अब देखिए, बात करते हैं, सबसे पहले कुछ जानकारी लेते हैं बिजोलिया के बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है और क्यों इतना जो है वो प्रसिद्ध रहा है ये क्षेत्र है। तो देखिए, बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया का जो ठिकाना है, इसकी स्थापना हुई है अशोक परमार के द्वारा। किसके द्वारा हुई है? अशोक परमार का नाम मिल जाता है। अशोक परमार के बारे में अगर बात करें तो ये वास्तव में तो निवासी है जगनेर भरतपुर के। कहाँ के हैं? जगनेर भरतपुर के निवासी है। ठीक बात है। लेकिन इन्होंने भाग लिया था खानवा के युद्ध में। किसके अंतर्गत भाग लिया है? खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ ये लड़ाई करे थे। इसलिए इन्होंने अशोक परमार को जो है वो ठिकाना दे दिया गया था ऊपरमाल का। कौन सा ठिकाना? ऊपरमाल का जो जागीर है ऊपरमाल की, ये क्या हो गई? एक जागीर प्रदान की गई। ऊपरमाल की जागीर इनको किसको दी गई है? अशोक परमार को। किसने दी थी? ये दे दी थी राणा सांगा ने। किसने दे दी थी? राणा सांगा ने। ठीक बात है। अब देखिए, ऊपरमाल जो जागीर है, इस ऊपरमाल की जागीर के अंतर्गत जो है टोटली 25 गांव आते थे उस समय। कितने आते थे? 25 गांव थे। ठीक है। और इन 25 गांवों को मिलाकर के जो है वो एक जागीर बनाई गई थी, और वो कौन सी थी? ऊपरमाल जागीर। और इस ऊपरमाल जागीर जो है इसका प्रमुख जो स्थान है, जैसे कि इस जागीर की राजधानी की बात कर लें तो वो कौन सी हो गई? वो हो जाती है आपकी बिजोलिया की ठिकाना। ठीक बात है। अभी जो 25 गांव हैं, इन 25 गांवों की जो 60% आबादी की बात कर लें, कितनी आबादी? 60% जो आबादी है वो किसान थे और धाकड़ जाति के थे। कौन से थे? धाकड़ जाति के क्या थे? धाकड़ जाति के किसान थे। ठीक बात है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिजोलिया का प्राचीन नाम, क्या नाम? प्राचीनतम नाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है, तो यहाँ पे हमें याद रख लेना है बिजोलिया को जाना था विजयावली के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? विजयावली के नाम से भी जाना जाता था। तो विजयावली किसका प्राचीन नाम है? बिजोलिया का प्राचीन नाम है। स्थापना ऊपरमाल जागीर के रूप में अशोक परमार के द्वारा, ये जगनेर भरतपुर के है। और इससे यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बाद में जितने भी ठिकानेदार आएंगे उनके बारे में हम ये जानेंगे कि ये मूल रूप से जो है ये बिजोलिया के निवासी नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? बिजोलिया के निवासी नहीं है। ये मूल रूप से तो कहाँ के हैं? भरतपुर के हैं। इसलिए बिजोलिया की जनता के साथ में जो है आगे चल करके इनका कोई जुड़ाव रहता नहीं है। इसी वजह से जो है वो आगे क्या होगा, यहाँ पे इनका विरोध होने वाला होगा। तो राणा सांगा ने इनको प्रदान की थी। जो ज्यादातर जो जाति है वो धाकड़ जाति के लोग हैं। प्राचीन नाम की अगर हम बात कर लें तो हमें नाम मिल जाता है विजयावली। ठीक बात है। अब यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है, देखिए, हम बात कर रहे हैं 1897 के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम 1897 की बात करें तो इस समय 1897 में जो किसान है, इन किसानों से यहाँ से 84 प्रकार की लाग बाग वसूल की जाती है। क्या की जाती है? 84 प्रकार की लाग और बाग। लाग और बाग का मतलब क्या हो गया?
लाग बाग का मतलब हो गया टैक्स, मान लीजिए क्या हो गया, टैक्स हो गया, लागत हो गई, ठीक है। 84 प्रकार की लाग बाग। साथ ही साथ एक और व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी और वो थी बैठ बेगार। क्या चीज है, बेगार की जो है वो प्रथा, ये भी इनसे वसूल की जाती थी। बेगार का मतलब हो गया कि जो बिना मेहनताने के लिए क्या करना है, ठिकाने के लिए काम करना पड़ेगा प्रत्येक किसान को। 7 दिन में 1 दिन जो है वो ये क्या करेंगे, ये ठिकाने के लिए काम करेंगे, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मजदूरी के, जो है मेहनताने के अलावा जो है ये काम करने वाले होंगे। तो ऐसी स्थिति चल रही है 1897 में। लाग बाग इनसे कितनी प्रकार की, 84 प्रकार की जो है वो लाग बाग वसूल की जा रही है बिजोलिया के अंदर किसानों से। इन्हीं के विरोध के अंदर किसान क्या करते हैं, यहाँ पे आंदोलन करते हैं। अहिंसक प्रकार का आंदोलन है, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, मैराथन आंदोलन के नाम से हमने इसको जाना है। देखिए ये काफी लंबा समयांतराल हो जाता है, 44 वर्ष, इसलिए इसको समझने के लिए हमने इसको 3 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में, 3 चरणों में बांटा है। पहले चरण की बात करें तो ये रहता है आपका 1897 से लेकर के और कितने समय तक, 1916 तक की बात करने वाले हैं। दूसरे चरण की बात करें तो ये हो गया आपका 1916 से लेकर के और 1927 तक चलने वाला चरण होगा। और तीसरी की बात करें तो 1927 से लेकर के और 1941 तक ये चलने वाला होगा आपका तीसरा चरण। तो कुल मिला के हमें इसको 3 चरणों के अंदर जो है वो पढ़ना है। पहले चरण के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिस नेतृत्व को पढ़ेंगे उनके नाम मिलेंगे आपको साधु सीताराम दास। क्या नाम मिलने वाले हैं, साधु सीताराम दास का नाम मिलने वाला है। एक और नाम आपको यहाँ पे मिल सकता है फतेहकरण चारण। क्या नाम मिलेगा, फतेहकरण चारण का नाम भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम मिलेगा बुद्धदेव का। किसका नाम मिलेगा, बुद्धदेव का जो है यहाँ पे नाम मिलने वाला। तो कुल मिला के ये 3 व्यक्ति है जो इस पहले चरण के अंदर क्या करेंगे, क्रांति का यानी कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं। बात करें सेकंड चरण के अंदर तो यहाँ पर आपको नाम मिलेगा विजय सिंह पथिक का। किसका नाम मिलेगा, विजय सिंह पथिक का नाम मिलेगा। इसके अलावा देखिए इनके साथ ही कार्य करेंगे यहाँ पे सेठ जमनालाल बजाज। कौन कार्य करेंगे, सेठ जमनालाल बजाज का जो है वो भी नाम हमें यहाँ पे मिलने वाला है, सेठ जमनालाल बजाज। और इनके साथ ही एक व्यक्ति और आ जाएंगे, राम नारायण चौधरी। यहाँ पे कौन आ जाएंगे, अगले व्यक्ति राम नारायण चौधरी जो है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले चरण के रूप में, तो यहाँ पे आपका आता है तीसरा चरण। और इस तीसरे चरण के अंदर यहाँ पे जो नेतृत्व किया जाएगा वो किया जाएगा माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, माणिक्य लाल वर्मा, ठीक बात है, माणिक्य लाल वर्मा। और इन्हीं के साथ में एक और व्यक्ति आ जाएंगे, वो होंगे आपके हरिभाऊ उपाध्याय। कौन आ जाएंगे, हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो भी आ जाएंगे तीसरे चरण के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के हमने इस आंदोलन को 3 भागों में बांट दिया है। पहला 1897 से लेकर 1916 तक, दूसरा 1916 से 27 तक का कार्यकाल, फिर हम देखेंगे 27 से लेकर के और 41 तक का समय अंतराल। इसके अंतर्गत हमने बात की पहले चरण के अंदर साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और बुद्धदेव नामक जो व्यक्ति है ये नेतृत्व करेंगे। फिर दूसरे चरण के अंदर हम देखने वाले हैं जिसमें विजय सिंह पथिक होंगे, रामनारायण चौधरी होंगे और सेठ जमनालाल बजाज होंगे। फिर तीसरे चरण के अंदर जब हम बात करेंगे तब हमारा नेतृत्व पहुंच जाएगा माणिक्यलाल वर्मा के हाथों में और उनके साथ हो जाएंगे आपके कौन, हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये तो हो गया आपका इस आंदोलन का परिचय। अब हम इसको एक एक चरण के हिसाब से पढ़ना प्रारंभ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो लेंगे वो होगा आपका 1897 से लेकर के और 1916 तक का जो चरण है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी, ठीक है। तो यहां से जो है हम प्रारंभ करते हैं फर्स्ट चरण की बात। कौन से चरण की बात हम शुरू करने वाले हैं, पहला चरण यानी कि 1897 से लेकर के और 1916 तक का समय अंतराल। यहाँ पे देखिए मित्रों एक घटनाक्रम होता है, एक गांव का नाम मिल जाता है हमें। पहले चरण की जब हम बात प्रारंभ कर रहे हैं तो गांव का नाम मिलता है गिरधारीपुरा। गांव का नाम क्या है, गिरधारीपुरा। तो जो गिरधारीपुरा गांव है, इस गांव के अंदर एक व्यक्ति है गंगाराम धाकड़, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर यहाँ पे जो है वो लोग इकट्ठे होते हैं। गंगाराम धाकड़ जो है उनके मृत्यु भोज के अवसर पे, गंगाराम धाकड़,
ठीक है, इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और यहाँ पे क्या आयोजित किया जाता है, मृत्यु भोज। और इस मृत्यु भोज के अवसर पर जो है वो लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे बात चल पड़ती है किसकी, इस बिजोलिया के जो है आंदोलन के बारे में बात निकल पड़ती है कि भाई यहाँ पे हमसे क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लगान वसूल करने का कार्य जो है वो ठिकानेदारों के द्वारा किया जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये लगान तो ठिकानेदार वसूल कर रहे हैं, हमें तो इनकी शिकायत करनी चाहिए मेवाड़ के महाराणा को, वो हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो अब यहाँ से ये तय किया जाता है कि 2 व्यक्तियों को भेजा जाए, जो कहाँ पे जाए, हो जाए मेवाड़ के अंदर, और मेवाड़ जाकर के क्या करें, इन ठिकानेदारों की शिकायत करें और किसानों की स्थिति को वहां पे जाके रखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 व्यक्तियों का नाम मिलता है, ठाकरी भाई पटेल। क्या नाम मिल जाता है, ठाकरी भाई पटेल। और एक व्यक्ति का नाम मिलता है नानजी भाई पटेल। ठीक है, ठाकरी भाई पटेल और नानजी पटेल, इन दोनों को ये दायित्व सौंपा जाता है कि आप वहां जाइए और किसानों की स्थिति को मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखिए। मेवाड़ के महाराणा है फतेह सिंह। अब देखिए ये दोनों ही जाते हैं वहां पे। 6 महीने बाद में जो है वो इनकी मुलाकात होती है, किससे, महाराणा से मुलाकात हो पाती है। लेकिन अब महाराणा के समक्ष जब इन्होंने अपनी बात रखी तो ठीक बात है, महाराणा ने बात को सुना और महाराणा ने एक आयोग नियुक्त किया। क्या किया है, एक इनकी बात को सुनकर के भाई आप सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, हमारा एक आयोग जो है वो नियुक्त करते हैं, वो पता करेगा। तो इन्होंने जो आयोग नियुक्त किया उस आयोग का नाम है हाकिम हुसैन आयोग। कौन सा आयोग नियुक्त हुआ है, हाकिम हुसैन आयोग जो है वो नियुक्त यहाँ पे किया गया है। हाकिम हुसैन आयोग जो नियुक्त हुआ, इसने किसानों के पक्ष में सिफारिश की। इसने क्या की है कि किसान जो कुछ बता रहे हैं वो बात बिल्कुल ही सही है, किसानों के पक्ष में सिफारिश की, लेकिन इस सिफारिश पर कोई क्रियान्विति जो है वो नहीं हुई। ठीक है, क्रियान्विति नहीं हुई, मानी कि महाराणा ने जो ठिकानेदार है उनको इस बारे में कुछ भी बोला नहीं कि भाई आप कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए, ऐसा कोई भी जो है यहाँ पे कार्य नहीं होता है। और इस प्रकार से इनका जो पहला प्रयास होता है वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस समय आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर एक ठिकानेदार है। कहाँ का ठिकानेदार की बात करने वाले हैं हम, ठिकानेदार है बिजोलिया का, ठिकानेदार है बिजोलिया का, और जिसका नाम हमें मिल जाता है किशन सिंह। क्या नाम मिल जाता है, ठिकानेदार है आपका किशन सिंह। ठीक है, अब किशन सिंह जो है ये इस बात से और ज़्यादा उत्साहित हो जाता है कि हमारी शिकायत करने गए थे मेवाड़, क्या हासिल कर लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए जो ये ठिकानेदार है ये 2 कार्य कर लेता है यहाँ पे। क्या कार्य करता है, देखिए पहला कार्य तो ये करता है कि ठाकरी और नानजी को ऊपर माल से निर्वासित करता है। क्या करता है, ठाकरी व नानजी इन दोनों को तो क्या कर देगा, दोनों को ऊपर माल के अंदर से निर्वासित कर देगा, यानी कि आप जो है वो हमारी शिकायत करते हो, हमारे एरिया में आ नहीं सकते। ठीक है, ठाकरी और नानजी को क्या कर दिया, ऊपर माल से निर्वासित कर दिया, किसने, ठिकानेदार किशन सिंह ने। अब बात आ जाती है 1903 की। कब की बात आ जाती है, 1903 की। और 1903 के अंदर ही इन्होंने वहां पे प्रजा के ऊपर एक और कर लगा दिया, जिसको हम जानते हैं चंवरी कर के नाम से। किस कर के नाम से जानते हैं, चंवरी कर के नाम से जानते हैं। ये है 5 रुपए। चंवरी कर कितने पे लगाया है, 5 रुपए जो है वो लगाया है। ठीक है, 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। चंवरी कर का मतलब समझ लीजिए, यदि किसान, किसी भी किसान के घर में यदि कोई लड़की का शादी होने वाला है, किसी उनकी लड़की की विवाह होने वाला है, तो इस विवाह के उपलक्ष्य में टैक्स के तौर पे 5 रुपए जो है वो ठिकानेदार को देने पड़ेंगे। इसका जो है वो किसानों ने क्या किया है, इस चंवरी कर का बहुत ही विरोध किया और आने वाले 1 साल तक के लिए जो है उन्होंने अपने पुत्रियों की यानी कि लड़कियों की शादियां ही करनी बंद कर दी। इसके अलावा इन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि यदि ये टैक्स समाप्त नहीं किए जाते हैं तो हम लगान देना भी क्या करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। इन सब से जो है वो ठिकानेदार जो किशन सिंह है इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और 1904 के अंदर जाकर के इन्होंने क्या किया, चंवरी का जो कर है वो तो समाप्त किया। चंवरी का कर क्या किया है इन्होंने 1904 में समाप्त किया। साथ ही साथ जो लगान की दर थी, किसकी दर, लगान या राजस्व, भू राजस्व जो वसूला जाता था वो पहले वसूला जाता था 1/2 भाग। कितना वसूला जाता था, 1/2 भाग, और इसके स्थान पे अब इसको कितना करना पड़ा, 2/5 भाग किया। 1/2 के स्थान पर कितना भाग लेना मंजूर किया, 2/5 भाग लेना मंजूर किया। तो इस प्रकार से इस दूसरे चरण के अंदर जो है वो किसानों की क्या हुई है, विजय हुई है। और किसानों के समय में, उस समय की अगर हम बात कर रहे हैं, ये 1903 की बात है, और उस समय जो है वो एक ठिकानेदार को जो है मजबूर करके किसान अपनी लगान की राशि को कम करवा रहे, ये बहुत ही क्या है, बड़ी बात है। और इसके कारण क्या होने वाला है, जो इसका आस पड़ोस के जो क्षेत्र है बिजोलिया के अलावा भी, वहां पे भी बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ने वाला है कि भाई इस प्रकार से जो है वो अहिंसक तरीके से भी क्या की जा सकती है, अपनी मांगे जो है वो मनवाई जा सकती है।
तो ठिकानेदार किशन सिंह के समय की ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तो किशन सिंह की तो हो जाती है मृत्यु और इनके पुत्र जो है वो बन जाते हैं यहाँ पे शासक अगले। तो देखिए ठिकानेदार किशन सिंह की मृत्यु हुई, अब एक नए ठिकानेदार बन गए, इनके पुत्र है पृथ्वी सिंह। तो अब ठिकानेदार कौन आ गए, अब ठिकानेदार जो है वो नए आने वाले हैं यहाँ पे, और नए ठिकानेदार जो आने हैं वो है आपके पृथ्वी सिंह। नए का क्या नाम मिल रहा है, पृथ्वी सिंह का नाम मिल रहा है। तो देखिए पृथ्वी सिंह अब क्या करते हैं, जब नए ठिकानेदार यहाँ पे आते हैं तो इन्होंने क्या करना पड़ता है, जब जो भी ठिकानेदार जब नया उत्तराधिकारी नियुक्त होता था तो उसे मेवाड़ महाराणा को पेशगी में कुछ रुपए देने पड़ते थे, जिसको कहते हैं तलवार बंधाई। क्या कहते हैं, तलवार बंधाई। यानी कि जब वो उत्तराधिकार नया ग्रहण करेगा तो उसको कुछ धन जो है वो मेवाड़ महाराणा को इसकी एवज में देना पड़ेगा कि वो उसको उत्तराधिकार स्वीकार कर ले। ठीक बात है। तो ये देना तो ठिकानेदार को है, किसको देना है, ठिकानेदार को देना है, मेवाड़ के महाराणा को। लेकिन ठिकानेदार यहाँ पे क्या कर रहा है, 1906 के अंदर एक जनता पे कर लगा रहा है। कब लगा रहा है ये, 1906 के अंदर, और इस कर का नाम मिलता है हमें, क्या नाम मिलेगा, तलवार बंधाई कर। ठीक बात है। तो जनता के ऊपर पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे कर तो है ही है, साथ में अब ये नया कर 1906 के अंदर कौन सा लगाया जा रहा है, तलवार बंधाई कर लगाया जा रहा है। ठिकानेदार को मेवाड़ को देना है, मेवाड़ महाराणा को देना है, लेकिन ठिकानेदार किससे वसूल करना चाह रहा है, यही कर जो है वो जनता से वसूल करना चाह रहा है। तलवार बंधाई का कर किसके द्वारा लागू हो रहा है, पृथ्वी सिंह जो है वो ठिकानेदार बिजोलिया का 1906 के अंदर। ठीक है। अब देखिए 1906 में ये घटनाक्रम तो यहाँ पे हो गया, लेकिन क्या हो गया इसकी, जब जनता से पैसा वसूल किया नाजायज तरीके से तो जल्दी ही मृत्यु हो गई। और फिर 1913 के अंदर जाकर के एक नए ठिकानेदार बनते हैं, ठिकानेदार नाम है केसरी सिंह। क्या नाम मिलता है, ये केसरी सिंह बारट वाले ठिकानेदार नहीं है। ठीक है भाई, ठिकानेदार कौन बन रहा है यहाँ पे, अब ठिकानेदार बन रहे हैं यहाँ पे केसरी सिंह। लेकिन इसके समय में एक समस्या है। समस्या क्या है कि ये जो केसरी सिंह है ये नाबालिग है, ये क्या है, वयस्क नहीं है, अल्प वयस्क है, नाबालिग है। इस वजह से अब यहाँ का यानी कि बिजोलिया का जो शासन है वो ले लिया जाता है, सीधे मेवाड़ सरकार के द्वारा अपने हाथों के अंदर ले लिया जाता है। और यहाँ पे जो नियुक्त की जाती है बिजोलिया के अंदर उसको कहते हैं मुरसमात व्यवस्था। क्या कहते हैं, मुरसमात लागू की जाती है। ठीक बात है। मुरसमात अब क्या करेगी, यहाँ पे प्रशासन संभालने का कार्य करेगी। इसको जो है वो अंग्रेजी भाषा में तब बोला जाता था कोर्ट ऑफ वार्ड्स। क्या बोलते थे, कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ठीक है। मतलब ये हुआ कि जितने भी इस ठिकाने के अंदर जो गांव है उन गांवों से एक एक व्यक्ति जो है वो इस मुर समाज का सदस्य बन जाता था, और फिर इसका एक अध्यक्ष जो है वो मेवाड़ महाराणा की तरफ से नियुक्त किया जाता था। ये जो सदस्य और अध्यक्ष है ये सारे मेवाड़ के महाराणा की तरफ से होते थे, और वो इस ठिकाने का क्या करते थे, शासन संचालन का कार्य करते थे। इस मुर समाज का जो प्रशासक बनाया गया, इस मुर समाज का प्रशासक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रशासक बना दिया गया था अमर सिंह चंपावत को। किसको बनाया गया है, अमर सिंह को बनाया गया था। ठीक बात है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रख लेना है कि अब जो है किसानों का जो विरोध है वो सीधा किसके खिलाफ, अब ठिकाने के कोई लेना देना रहा नहीं है, क्योंकि ठिकाने का ठिकानेदार तो जो है वो अल्पवयस्क है, और सीधा शासन प्रक्रिया किसके पास में है, मेवाड़ सरकार के पास में है। ये लगभग घटना आ गई है आपके 1915 से 1916 के बीच में, जब तक क्या है यहाँ पे मुर समाज जो है वो कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो अब सीधी शिकायत कहाँ होनी है, अब सीधी शिकायत जो है वो मेवाड़ के महाराणा से होनी है, क्योंकि मेवाड़ महाराणा ही सीधे क्या है इसके लिए उत्तरदायी यहाँ से बन जाते हैं। तो अब आगे जाकर के हम जब घटनाक्रम पढ़ते हैं 1916 का, तो वो फिर हमारा कौन सा चरण स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाता है आपका सेकंड चरण का प्रारंभ हो जाता है। हमने कहा था 1897 से लेकर के और 1916 तक हम इसका एक घटनाक्रम पढ़ने वाले हैं। तो 1916 तक की बात हो गई। अब हम आगे बढ़े तो लेते हैं सेकंड चरण के अंदर, कि सेकंड चरण के अंदर जो है वो क्या घटनाक्रम होते हैं 1916 से लेकर के और 1927 तक की हम बात इस चरण के अंदर जो है वो करने वाले हैं। ठीक बात है। तो देखिए प्रारंभ करते हैं सेकंड चरण। कौन सा चरण प्रारंभ करते हैं, सेकंड चरण। और सेकंड चरण आपका कब से लेकर के कब तक चलेगा, 1916 से लेकर के और 1927 तक चलने वाला है। यहां पर क्या घटनाक्रम हो रहा है, देखिए एक व्यक्ति का नाम आता है हरि भाई किंकर। क्या नाम मिलता है, हरि भाई किंकर। ठीक है। चित्तौड़ के अंदर ये व्यक्ति कार्यरत है, हरि भाई किंकर। अब इनके द्वारा चित्तौड़ के अंदर ही एक संस्था की स्थापना की जाती है और उसका नाम है विद्या प्रचारिणी सभा। क्या संस्था है, विद्या प्रचारिणी सभा। ठीक है। तो इस विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है वो कर दी जाती है किसके द्वारा, हरि भाई किंकर। और इसके सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्य जो है वो 2 व्यक्ति है। हालांकि सदस्य और भी बहुत है, लेकिन हमारे लिए काम के जो है वो 2 व्यक्ति है। एक तो है साधु सीताराम दास
वो भी इसके क्या है, इसके सदस्य है साधु सीताराम दास। ठीक बात है। तो साधु सीताराम दास ने इसकी बिजोलिया के अंदर जो है वो शाखा स्थापित करी है, किसकी, विद्या प्रचारिणी सभा की 1915-16 के अंतर्गत। और इसके अलावा एक व्यक्ति जो है, जो क्या कर रहा है, वो अपना टॉडगढ़ जेल से भाग करके आया है और गुप्त वेश में जो है वो यहाँ पर निवास कर रहा है ओरछा गांव चित्तौड़ के अंदर, जिसके बारे में हमने जान लिया विजय सिंह पथिक। तो दूसरा नाम किसका आ जाता है यहाँ पे, विजय सिंह पथिक। ये वास्तव में भूप सिंह ही है, तो दूसरे नाम आ गए अपने पास में विजय सिंह पथिक का। तो विजय सिंह पथिक यहाँ पे है। अब देखिए 1916 के अंदर जो है वो एक घटना होती है। कब की बात कर रहे हैं, 1916 के अंदर इस विद्या प्रचारिणी जो सभा है, इसका वार्षिक जलसे का आयोजन किया जाता है। वार्षिक जलसा 1916 के अंदर आयोजित होता है। ठीक बात है। इसमें भाग लेने के लिए साधु सीताराम दास भी यहाँ आते हैं और विजय सिंह पथिक तो ऑलरेडी यहाँ है ही है। इस जलसे के अंदर जो है वो साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक से क्या हो जाते हैं, अत्यंत ही प्रभावित हो जाते हैं। और विजय सिंह पथिक को साधु सीताराम दास क्या कहते हैं, ये देते हैं इनको बिजोलिया आने का निमंत्रण। क्या दे देंगे, बिजोलिया आने का निमंत्रण यहाँ पे देते हैं। किसको देते हैं, ये देते हैं विजय सिंह पथिक को देते हैं। ठीक है। विजय सिंह पथिक ने स्वीकार कर ली बात, बोले ठीक है आ जाते हैं, कर लेंगे वहां पे आंदोलन। इस प्रकार से अब इस बिजोलिया किसान आंदोलन को एक बहुत ही साहसी और दृढ़ निश्चय वाला जो है व्यक्तित्व अब नेतृत्व के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब इनके द्वारा यहाँ पर जाकर के क्या कार्य किया जाना है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखिए बात आ जाती है आपकी 1917 की। कब की बात आ रही है, 1917 की बात आ रही है। 1917 में क्या घटनाक्रम जो है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा बिजोलिया के अंतर्गत। तो बात करें 1917 में, यहाँ पर आते ही इन्होंने जबरदस्त पहली ही गेंद पे छक्का मारने का काम कर दिया। क्या कार्य किया है यहाँ पे कि इन्होंने यहाँ आते ही 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर दिया। किसका गठन किया है, ऊपरमाल पंच बोर्ड। किसका गठन हुआ, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ है। ठीक बात है। और ऊपरमाल पंच बोर्ड के अलावा भी इसका नाम मिल जाता है, जो है वो नाम मिलता है ऊपरमाल किसान पंचायत। क्या नाम मिल जाता है, ऊपरमाल किसान पंचायत नाम भी मिलता है, इसी संगठन का नाम है। ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना, ये किसान पंचायत कहें या ऊपरमाल पंच बोर्ड कहें, बात वही है। ये स्थापना होती है बारिसाल के अंदर। कहाँ पे होती है, बारिसाल नामक जगह है, यहाँ पे होती है 1917 में। ठीक है। हरियाली अमावस का दिन है। कौन से, हरियाली अमावस के दिन जो है ये घटनाक्रम यहाँ पे हो जाता है। हरियाली अमावस के दिन इसकी स्थापना हो जाती है 1917 में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया, यानी कि हमने बात करी ऊपरमाल के अंदर 25 गांव थे। कितने गांव थे, 25 गांव थे और 25 सरपंच थे गांवों के। उन सभी सरपंचों का एक प्रमुख व्यक्ति नियुक्त किया गया, यानी कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो है वो अध्यक्ष कह लें या सरपंच कह लें, इस पूरे का, किसका, पूरे ऊपरमाल का जो है वो सरपंच यहाँ पर नियुक्त किया गया था श्री मन्ना पटेल को। किसको नियुक्त किया, श्री मन्ना पटेल को जो है वो यहाँ पे क्या किया है, इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री मन्ना पटेल को। अब ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन तो यहाँ पे हो जाता है 1917 के अंदर ही। ठीक है। अब आगे कार्य किया जाएगा, जो क्या होगा, ऊपरमाल पंच बोर्ड का आंदोलन को चलाने के लिए कार्य किया जाएगा। अब ये क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं 1918 के अंदर। कब पहुंच जाएंगे, 1918 की जो घटनाएं हुई है उनका अध्ययन यहाँ से प्रारंभ कर लेते हैं। तो देखिए 1918 में क्या हुआ है वो चीजें जानते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1918 के अंदर, यानी कि 14 से लेकर के और 18 तक क्या चला था, विश्व के अंदर वर्ल्ड वार चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है। तो इस वर्ल्ड वार के अंदर जो है अंग्रेजों की हालत हो रही है पतली। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अंग्रेज जो है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, इस प्रथम विश्व युद्ध में जो है आर्थिक मंदी आ गई। क्या आ गई है, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर आर्थिक मंदी आई। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध हेतु ये क्या कर रहे हैं, युद्ध चंदा राशि वसूल कर रहे हैं। युद्ध के लिए क्या कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, युद्ध चंदा की जो है वो राशि इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने घोषणा कर दी कि ये जो राशि है वो नहीं देंगे, विरोध कर दिया इस राशि को देने का। पहला काम तो इन्होंने ये कर लिया, प्रथम विश्व युद्ध हेतु जो चंदा राशि वसूल की जा रही थी उसका कर दिया विरोध। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ पर एक और बिंदु मिलता है। 1917 के अंदर रूस में हुई थी बोल्शेविक क्रांति।
कौन सी क्रांति हुई है? बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। और यहां पर जो है इस बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव माना जाता है। किसका प्रभाव माना जाता है? बोल्शेविक क्रांति का। क्यों माना जाता है? देखिए प्रभाव, यहां पर हम एक बात करते हैं। बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव इस तरीके से है कि यहाँ के जो आंदोलनकारी है वो एक दूसरे को साथी नाम से बुला रहे हैं, यानी कि कॉमरेड नाम से बुला रहे हैं। किस नाम से बुला रहे हैं? कॉमरेड जो है वो एक दूसरे के लिए संबोधन हेतु प्रयोग में ले रहे हैं। तो यहाँ पे अंग्रेज सरकार के गुप्तचरों को पता चल गया, अंग्रेज सरकार ने ये घोषणा कर दी कि ये जो बिजोलिया का किसान आंदोलन चल रहा है ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से क्या है? प्रभावित है। और दूसरी बात, यहाँ पे युद्ध की जो चंदा राशि है वो भी यहाँ पे नहीं दी जा रही है। इसका क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। अंग्रेजों के कान खड़े हुए तो अंग्रेजों ने अब दबाव डाला। ये दोनों ही घटना जो है वो अंग्रेजी शासन को क्या कर रही है? प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से अंग्रेजों ने दबाव डाला महाराणा पे। किस पे डाला दबाव? डाला अंग्रेजों का दबाव गया किस पे भाई? महाराणा पे। और महाराणा को कहा कि इस आंदोलन को जैसे भी हो सके फटाफट से क्या कीजिए? शांत कीजिए, दबाइए। इस आंदोलन का दमन जो है वो अत्यंत ही जरूरी है। इसलिए इस आंदोलन को शांत करने के लिए अब महाराणा ने एक आयोग नियुक्त किया है और उस आयोग का नाम मिलता है आपको बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग है? बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठीक बात है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की नियुक्ति हो गई, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसके अंतर्गत दो और अन्य सदस्यों की भी नाम मिल जाते हैं हमको, अफजल अली के रूप में और अमर सिंह के रूप में। तो दो अन्य और सदस्यों के नाम याद हम रख लगे तो नाम मिलता है आपको अफजल अली। क्या नाम मिल जाता है? अफजल अली। और ये मुंसरिफ के पद के ऊपर तैनात है और न्यायाधीश है, और मुंसरिफ के रूप में है अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह, ठीक है। ये तो न्यायाधीश है, कौन है? अफजल अली। और ये अमर सिंह जो है ये मुंसरिफ बिजोलिया के पद पे तैनात है और बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में ये एक आयोग बनाया जाता है महाराणा के द्वारा। अब इस आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से वापस जो है वो किसानों के लिए क्या की गई है? सिफारिश की गई है। किसानों के लिए यहाँ पे क्या हुई है? सिफारिश हुई है, लेकिन फिर से जो है वो परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। इस भी आयोग का क्या होता है? वही हाल होता है जो पहले हाकिम हुसैनी आयोग का हुआ था, यानी कि इस इस सिफारिश का भी जो है वो महाराणा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है और इन्होंने सुधार का जो कोई भी कार्य है वो यहाँ पे करने का अभी मन में आई नहीं है। तो कुल मिलाकर के 1918 के अंदर तो ये घटना होती है। तो यहां से भी जब प्रभाव नहीं पड़ा तो अब विजय सिंह पथिक जो है वो यहां से एक नया पैतरा खेलने वाले हैं। अब वो क्या करेंगे? चलिए आगे चलते हैं 1919 के अंदर, यहां पर जाकर के देखते हैं कि अब विजय सिंह क्या करने वाले हैं। बात कर लेते हैं 1919 के बारे में। तो देखिए 1919 के अंदर क्या किया जाता है उसकी घटनाक्रम को समझते हैं। तो 1919 के अंदर जो है इस आंदोलन को जब विजय सिंह पथिक 2 साल से चला रहे हैं, लेकिन इनको कोई अभी तक यहाँ पे हासिल कुछ उपलब्धि हुई नहीं है। तो इनको एक बात समझ में आ गई, बात ये समझ में आई कि जब तक ये आंदोलन क्षेत्रीय बना रहेगा तब तक जो है वो यहाँ पे कोई सुधार होने वाला नहीं है। इस आंदोलन की गूंज जो है वो पूरे भारत में सुनाई देनी चाहिए, पूरे भारत के लोगों को पता चल जाए कि ऐसा कोई एक आंदोलन हो रहा है, तो इनको मजबूर होकर के क्या करना पड़ेगा? इसमें जो है वो सुधार करना पड़ेगा। तो अब ये क्या करते हैं 1919 के अंदर ही जाते हैं बंबई। कहाँ जाते हैं? बंबई। और बंबई जाकर के मिलते हैं किससे? गांधी जी से। किससे मिल जाएंगे? ये गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी को बताते हैं ये समस्या किसानों की। गांधी जी ने कहा भाई ठीक है आप आए हो, हमारा एक आदमी चलेगा आपके साथ, ठीक है। और इन्होंने महादेव देसाई जो है अपने निजी सचिव थे इनके, महादेव देसाई, ठीक है, इनको भेजा। कहाँ पे भेजा? इनको बिजोलिया भेजा, ठीक है। कहाँ भेज दिया इनको? इनको बिजोलिया भेजा कि आप जाइए और यहाँ से पता करके आइए कि भाई ये विजय सिंह जी जो बता रहे हैं बात, ये सत्य बात है या नहीं है, क्या स्थिति है। महादेव देसाई को बिजोलिया भेज दिया। देसाई जी आए, इन्होंने गांधी जी को बात बताई, तब जाकर के इन्होंने महाराणा को पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? महाराणा को पत्र लिखा। किसके लिए? किसानों के ऊपर जो है वो आंदोलन ना करने के लिए, मतलब कि दमन ना करने के लिए पत्र लिखा, आंदोलन को शांत करने के लिए पत्र लिखा। लेकिन फिर भी महाराणा के ऊपर अभी भी कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इनको पता चल गया कि गांधी जी से जो है वो बात बनने वाली नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1919 के अंदर ही एक संस्थान की स्थापना करी, राजस्थान सेवा संघ। हालांकि इसको स्थापना करने का जो सुझाव है वो गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। तो स्थापना हो गई राजस्थान सेवा संघ की। कि कहां पे हुई है? 1919 को हुई है और हुई है ये वर्धा के अंदर। कहां पे हुई है? वर्धा में, ठीक।
ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने कर दी। कहां पे कर दी? वर्धा के अंदर कर दी। और यहीं से राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ही वर्धा से ही एक समाचार पत्र के प्रकाशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया और उसका नाम हमें मिलता है राजस्थान केसरी। क्या नाम मिल जाता है? समाचार पत्र राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। और इस राजस्थान केसरी समाचार पत्र को प्रकाशन करने के लिए जो वित्तीय सहायता है वो दी जाती है आपके सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा। अब क्या होता है, जमनालाल बजाज से इनकी ज़्यादा बनती नहीं है और वर्धा से जो है ये 1920 के अंदर, कब की बात कर रहे हैं? 1920 में इसका जो कार्यालय है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अजमेर। ठीक है, और अजमेर से अब जो एक नवीन समाचार पत्र निकाला जाएगा वो है नवीन राजस्थान। क्या होगा? नवीन राजस्थान। नवीन समाचार पत्र निकाला, कौन सा? नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला इन्होंने अजमेर से। ठीक बात है। और इन समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने अब बिजोलिया के आंदोलन के बारे में लेख लिखने शुरू कर दिए और जो है ये भारत के विभिन्न भागों में फैलने प्रारंभ हो गए। इसके अलावा भी इनको पता है, हमने तो कल परसों ही अखबार स्टार्ट किया, ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचता नहीं है, जो पहुंचता है उसके अंदर खबर आनी चाहिए, इसलिए ये पहुंच गए 1919 के अंदर ही कानपुर। कहाँ पहुंच गए? कानपुर पहुंच गए। कानपुर क्यों गए भाई? कानपुर के अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम मिलता है गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम मिलता है? गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम मिल जाता है। और गणेश शंकर जो विद्यार्थी है ये क्या है? ये यहाँ से एक समाचार पत्र निकालते हैं और समाचार पत्र है इनका प्रताप। कौन सा समाचार पत्र है? प्रताप जो समाचार पत्र है, इसके अंदर यहाँ से क्या करते हैं, ये जाते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी के पास और गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी बांधते हैं बिजोलिया के किसानों की तरफ से। किसकी तरफ से? बिजोलिया के किसानों की तरफ से। और इनसे ये जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो बिजोलिया के बारे में क्या कीजिए, आप जो है अपने समाचार पत्र के अंदर जो है लेख लिखिए। और इस जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस वायदे को निभाया और लंबे समय तक जो है वो इन्होंने क्या किया, प्रतिदिन जो है वो बिजोलिया के किसान आंदोलन के ऊपर लेख लिखने प्रारंभ कर दिए। तो इन घटनाओं से अब क्या हुआ, अब इन घटनाओं से ये जो आंदोलन है ये अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन बन जाता है। तो कुल मिलाकर के जो प्रयास किए गए हैं किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, इन प्रयासों से अब ये जो आंदोलन का स्वरूप है ये अखिल भारतीय स्वरूप हो जाता है। आंदोलन का कैसा स्वरूप हो गया, अखिल भारतीय स्वरूप, यानी कि पूरे भारत के अंदर जो है वो ये प्रचारित हो गया कि अंग्रेजों के इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे दमन चल रहा है मेवाड़ महाराणा के सानिध्य के अंतर्गत। ठीक बात है। तो अब जो है अखिल भारतीय समस्या ये बन जाती है। तो अब अंग्रेजों को पता है मेवाड़ महाराणा से कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो अब क्या करेंगे, अखिल भारतीय समस्या बन जाने के बाद अंग्रेज जो है वो स्वयं यहाँ पर एक आयोग नियुक्त करते हैं और वो है हॉलैंड आयोग। कौन सा आयोग है? हॉलैंड आयोग। रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में ये आयोग स्थापित होता है, हॉलैंड आयोग। ठीक बात है। और जो रॉबर्ट हॉलैंड है ये इस समय राजस्थान के एजीजी है। क्या है? राजस्थान के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, इनकी अध्यक्षता में हॉलैंड आयोग जो है वो नियुक्त किया जाता है। घटना आ जाती है मित्रों 1922 की। कब की आ जाती है? 1922 के अंदर हॉलैंड आयोग आया। हॉलैंड आयोग ने विभिन्न पक्षों से समस्या के ऊपर जो है वो बातें करी, ठिकानेदारों से भी, मेवाड़ के महाराणा से भी, और इनकी प्रतिनिधि जो सभा है इनसे भी जो है वो इन्होंने क्या करी है, यहाँ पे बातें करी है। और इसके पश्चात जो है वो इनके द्वारा क्या करवा दिया गया है, किसानों के बीच में और ठिकानेदारों के बीच में जो है वो एक समझौता जो है वो करवा दिया गया है। कुछ लाग बाग जो है वो क्या करवा दी गई, कम करवा दी गई है। ठीक बात है। 1922 के अंदर ये समझौता हो रहा है किसानों के साथ हॉलैंड आयोग के सानिध्य के अंतर्गत। 4-5 साल तक घटनाक्रम ठीक ठाक चलता है, लेकिन 5 साल बाद जो है वो यहाँ के ठिकानेदार पुनः किसानों से बेगार की जो है वो मांग करने लग जाते हैं, बेगार करवाना चाहते हैं। तो जाकर के 1927 में पुनः जो है वो विद्रोह खड़ा हो जाता है और फिर आगे चल करके अंग्रेजी सरकार जो है वो पुनः एक आयोग नियुक्त करती है जिसका नाम हम पढ़ते हैं ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग नियुक्त होता है यहाँ पे? ट्रेंच आयोग की नियुक्ति हो जाती है मित्रों, ये हो जाती है 1927 में। कब हो जाती है? 1927 के अंदर हो जाती है ट्रेंच आयोग की नियुक्ति। और ट्रेंच आयोग यहाँ पे कार्य क्या करेगा? ट्रेंच आयोग का कार्य है यहाँ पे भूमि का पुनः बंदोबस्त करना। क्या करना? बंदोबस्त करना। बंदोबस्त का मतलब हो गया नापना, पुनः भूमि की किस्म को देखना कि क्या किस्म है और उसके आधार पे पुनः जो है वो लगान की राशि तय करना। तो ये बंदोबस्त जो हुआ इसके अंदर कार्य क्या हो गया, इसके अंदर क्या हुआ, उच्च जो है वो दर लगा दी गई, उच्च दर की निर्धारित करी, किसकी? लगान की, है ना। तो अब क्या करेंगे, जो दर है वो बड़ी कर दी,
हालांकि अन्य टैक्सेज तो खत्म कर दिए, लेकिन जो लगान लिया जाना है वो ज्यादा कर दिया। तो पैसा जितना किसानों के पास में जाना है वो तो उतना ही यहाँ से क्या निकल रहा है, अभी भी निकल रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे जो नेतृत्व चल रहा है उसके बीच में भी यहाँ पे फूट पड़ जाती है। क्यों फूट पड़ रही है कि विजय सिंह पथिक कहते हैं कि ये जो भूमि नई बंदोबस्त के द्वारा तैयार हुई है, ये किसानों को कहते हैं कि इसको छोड़ दो। क्या करो आप, छोड़ दो, इस भूमि पे खेती करो ही नहीं, इस पे अपना हक छोड़ दो, ठीक है। नहीं करेंगे तो ये इस यहाँ पर आकर के और कौन खेती जो करने वाला है। आखिरकार मजबूर होकर के कम लगान दर तय करके सरकार को वापस ये जमीन हमको ही देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो है विजय सिंह पथिक का जो है यहाँ पे अनुमान गलत हो गया। इस बात का विरोध करते हैं माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा कहते हैं कि नहीं, जमीन छोड़नी नहीं है। इसी मुद्दे के ऊपर क्या होता है, इन दोनों के बीच में टकराव होता है, और इस जमीन को छोड़ने का यानी कि भूमि को छोड़ने के मुद्दे के आधार पे क्या हो जाते हैं, पथिक जो है वो आंदोलन से बाहर हो जाते हैं। पथिक का दाव जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे उल्टा पड़ जाता है। नेतृत्व इनके हाथों से निकल करके और अब किसके हाथों में चला जाएगा, अब चला जाएगा आपके माणिक्यलाल वर्मा के हाथों के अंतर्गत। और 1927 के अंदर ही हमने कहा था कि हम इस आंदोलन का क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरा चरण जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आंदोलन का कौन सा चरण लेते हैं, आंदोलन का लेते हैं तीसरा चरण। देखिए तीसरे चरण के अंतर्गत क्या होता है, उन घटनाओं को समझते हैं। तो आंदोलन का थर्ड चरण, कौन सा चरण, तीसरा चरण, और ये आपका प्रारंभ हो गया 1927 से लेकर के और कब तक चलने वाला है, 1941 तक जो है ये आंदोलन का चरण चलने वाला है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि माणिक्यलाल वर्मा के अंतर्गत नेतृत्व में जो किसान है, जो भूमि से जिन्होंने अपनी छोड़ रखी है, तो वो क्या करते हैं, भूमि से त्याग पत्र तो दे चुके हैं, लेकिन अहिंसक रूप से जो है वो सत्याग्रह का पालन करते हुए अपनी भूमि के अंदर चले जाते हैं। 4000 किसान जो है वो ये कार्य कर लेते हैं, और इस प्रकार से इनके ऊपर बहुत ज्यादा दमन कार्रवाई भी होती है पुलिस के द्वारा। जो नए किसान आए थे जिन्होंने ये भूमियां खरीदी थी, उनके द्वारा, मेवाड़ महाराणा के भी द्वारा, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी जगह पे डटे रहते हैं, मार को सहन करते हैं। और फिर सरकार जो है वो माणिक्यलाल वर्मा के साथ में क्या करती है, समझौता कर लेती है माणिक्यलाल वर्मा। ये जो कार्यक्रम हमने बताया है दमन का और सहन करने का, ये 10 से जो है वर्षों तक यहाँ पे चलने वाला है, 15 वर्षों तक। और उसके बाद में बात आती है 1941 के अंदर की। कब की बात आती है, 1941 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा के साथ में जो है वो समझौता कर लेते हैं। किस, कौन कर लेते हैं, तब होते हैं मेवाड़ के प्रधानमंत्री, मेवाड़ के प्रधानमंत्री, ठीक बात है। ये जो है रियासतें होती थी, इन राजाओं के जो सहायता करने के लिए जो प्रमुख वजीर का पद या पहले हम कह लेते थे, वही अब क्या बन गया है, प्रधानमंत्री का पद बन गया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री है इस समय सर टी विजय राघवाचार्य। क्या नाम मिलता है, सर टी विजय राघवाचार्य। ये यहाँ पे मेवाड़ के क्या है, प्रधानमंत्री है इस समय, ठीक है। और इनके साथ ही साथ बात कर लें राजस्व मंत्री मेवाड़ के, तो यहाँ पे मेवाड़ के राजस्व मंत्री है मोहन सिंह मेहता। कौन है, मोहन सिंह मेहता। इन्होंने मिलकर के क्या किया है, किसानों के साथ में समझौता किया है, लाग बागे सारी क्या कर दी है, समाप्त कर दी है। और इस प्रकार से 1941 में जाकर के अंतिम रूप से किसानों के साथ में क्या होता है, न्याय होता है, समझौता हो जाता है। और समझौते के साथ ही क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सबसे लंबा चलने वाला जो मैराथन आंदोलन है आपका, वो 1941 में जाकर के क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा माणिक्यलाल के प्रयत्नों की वजह से, ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के हमने 3 चरणों के अंतर्गत जो है आपके इस बिजोलिया किसान आंदोलन को समझने का प्रयास जो है वो कर लिया है, ठीक बात है। देखिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, वो सारी जो है वो यहाँ से आपको एक बार से मैं फटाफट क्या करवाता हूँ, रिवीजन करवा लेता हूँ। तो देखिए हमने जो बात करी थी वो किसके बारे में बात करी थी, हमने बात करी थी सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया के क्षेत्र के बारे में। फिर हमने पहले और दूसरे और तीसरे चरण की बात करी। पहले चरण के अंदर हमने देखा 1897 से लेकर के और 1916 तक की जो है वो स्थितियों की हमने अध्ययन किया था। उसमें अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ पे साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और उसके अलावा कौन हो जाते हैं, बुद्ध देव जो है इनके द्वारा नेतृत्व यहाँ पे किया जाता है। अब क्या होता है, गिरधारीपुरा के अंतर्गत जो है वो एक मृत्यु भोज के अवसर पर निर्णय लिया जाता है कि नानजी और ठाकरी पटेल को हम क्या भेजेंगे, मेवाड़ भेजेंगे। इनको मेवाड़ भेजा, महाराणा ने सुना 6 महीने बाद और एक आयोग नियुक्त किया, हाकिम हुसैन आयोग। सिफारिशें उसने ढंग की करी लेकिन महाराणा ने उनको कोई है माना नहीं, ठीक बात। इससे उत्साहित होकर के ठाकरी नानजी पटेल को उस समय के जो बिजोलिया के ठिकानेदार हैं, यानी कि नाम मिल जाता है आपको किशन सिंह, वो क्या करते हैं, इनको तो निर्वासित कर देते हैं और एक नया कर लगाते हैं 1903 के अंदर, चंवरी कर,
ठीक है। चौरी कर यानी किसानों की पुत्रियों के विवाह पर लिया जाने वाला कर, ठीक है। इसका विरोध होता है, 1904 में इसको समाप्त करना पड़ता है और 1/2 जो लगान वसूल किया जाता था उसके स्थान पर 2/5 जो है वो लगान लिया, प्रारंभ किया गया लगान लेना, ठीक है। तो ये किसानों की एक तरीके से जीत हुई। उसके बाद में दूसरा जो ठिकानेदार आता है वो आते हैं पृथ्वी सिंह, और इन्होंने तलवार बंधाई का कर लगाया 1906 के अंतर्गत, ठीक बात है। किसानों ने इसका भी विरोध किया है और कुछ समय पश्चात जो है वो इसकी क्या हो जाती है, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। केसरी सिंह नया ठिकानेदार बनता है, लेकिन वो अभी नाबालिग है, इस वजह से यहाँ पे जो है वो क्या कहती है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की जाती है अमर सिंह के नेतृत्व के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ से 1916 में एक घटना दूसरे चरण के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। हरिभाई कीकर के द्वारा एक विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई है और इसके सदस्य है, इसकी एक शाखा का जो है वो स्थापना कर दिया है बिजोलिया के अंदर साधु सीताराम दास ने। 1916 में इसी सभा का एक वार्षिक जलसा आयोजित हुआ है चित्तौड़ के अंतर्गत, और ये जाते हैं साधु सीताराम दास वहां पे इनसे मुलाकात होती है विजय सिंह पथिक से, और पथिक जो है वो आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण कर लेते हैं। 1917 में यहाँ आते ही पहली गेंद पे छक्का यानी कि ऊपरमाल पंचायत बोर्ड का गठन किया, और कब किया, कहाँ पे किया, 12 साल के अंदर, और अध्यक्ष बनाया श्रीमना पटेल को। अब 1918 के अंदर हम देखें तो दो बातें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। पहला तो क्या होता है, युद्ध की चंदा राशि, वर्ल्ड वार की जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसकी चंदा राशि वसूल की जा रही थी, विजय सिंह पथिक ने मना कर दिया, बोले ना देनी। और दूसरी बात क्या हुई थी, दूसरी बात यह हुई थी कि 1917 की रूस की जो बोल्शेविक क्रांति है उसका प्रभाव भी जो है इस आंदोलन में दृष्टिगोचर हो रहा था। अंग्रेजी सरकार सशंकित हो उठी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाराणा पे दबाव डाला कि किसानों की मांगों को मानो या फिर उनका दमन करो, जैसे भी करो आंदोलन को समाप्त कीजिए। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य की जो है अध्यक्षता के अंतर्गत एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसमें अफजल अली और अमर सिंह नामक जो दो अन्य सदस्य भी यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। फिर जो है बिंदुलाल भट्टाचार्य ने भी सिफारिश ढंग की करी, लेकिन इसको भी मेवाड़ के महाराणा ने माना नहीं। तब जाकर के 1919 के अंदर इसको अखिल भारतीय स्वरूप देने का प्रयास किया जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा, जिसके अंतर्गत इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। 1919 के अंदर बंबई के अंदर महादेव देसाई को गांधी जी ने भेजा जानने के लिए हकीकत, ठीक है, पता किया, और मेवाड़ महाराणा को क्या लिखा है, पत्र लिखा है। हालांकि 1920 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें भी जो है विजय सिंह पथिक ये भाग लेते हैं वहां पे। तब गांधी जी के द्वारा सलाह दी जाती है कि ये जमीन छोड़ो, ये क्षेत्र छोड़ो और किसानों को दूसरी जगह जो है वो बसने के लिए जो प्रोत्साहित करो। तब विजय सिंह पथिक ने इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि हम कायर नहीं है, हम वीर है और हम हमारी जमीन पर ही हम अपना जो हक है वो लेकर के रहेंगे, ठीक बात है। तो यहां से उनको जब कोई भी बात नहीं बनती दिखी तो 1919 के अंदर इन्होंने राजस्थान जो है वो सेवा संघ की स्थापना कर डाली वर्धा के अंतर्गत, और यहां से एक समाचार पत्र निकाला राजस्थान केसरी। उसके बाद 1920 के अंदर यहां से कार्यालय ट्रांसफर कर दिया राजस्थान सेवा संघ का अजमेर के अंतर्गत, और यहां से एक समाचार पत्र निकाला नवीन राजस्थान, ठीक बात है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि एक अखिल भारतीय स्तर का स्वरूप देने के लिए इस आंदोलन को इन्होंने संपर्क किया कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी से, उनको आंदोलनकारियों की तरफ से राखी बांधते हैं और प्रताप समाचार के पत्र के अंतर्गत क्या प्रकाशित करवाते हैं, लेख प्रकाशित करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि ये जो हुआ कार्य तो इससे अखिल भारतीय स्तर का स्वरूप बन गया। तब अंग्रेजी सरकार ने स्वयं एक जो है वो जांच करने के लिए आयोग नियुक्त किया, एजीजी की नियुक्ति के नेतृत्व के अंतर्गत रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में हॉलैंड आयोग की नियुक्ति यहाँ पे कर दी जाती है 1922 के अंदर। इसने जो है समझौता करवाया, 5 साल तक समझौता चला, लेकिन पुनः बेगार की मांग किए जाने पर ठिकानेदारों के विरुद्ध में क्या किया है, किसानों ने आंदोलन कर दिया। तब एक नया आयोग लगाया जाता है ट्रेंच आयोग, और उसने बंदोबस्त का कार्य किया। बंदोबस्त के बाद में लगाने थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से जो है पथिक ने भूमि छोड़ने की सलाह दी, जबकि माणिक्यलाल वर्मा ने जो है वो भूमि को बनाए रखने की सलाह दी थी। हालांकि पथिक का जो है निर्णय उल्टा पड़ गया, क्योंकि जो भूमि छोड़ी गई उसे खरीदने वाले नए किसान जो है वो अंग्रेजों को मिल गए थे। इस वजह से ये किसान जो है वो दर बदर हो गए, भूमि से बाहर हो गए थे। तो यहाँ से विजय सिंह पथिक जो है वो नेतृत्व हट जाता है, अब माणिक्यलाल वर्मा के हाथों में चला जाता है यहाँ का नेतृत्व। किसानों का जो है वो अपनी जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ पे सत्याग्रह किया जाता है, और अंत में मजबूर होकर के 1941 के अंदर की बात आती है, तब मेवाड़ के उदारवादी प्रधानमंत्री बन जाते हैं सर टी विजय राघवाचार्य, मोहन सिंह मेहता यहाँ के राजस्व मंत्री, और इधर माणिक्यलाल वर्मा जो है इनके द्वारा। हालांकि ये जो समय है 1941 का, यहाँ आते आते जो प्रजामंडल जो है जिसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, अवैध घोषित कर दिए गए थे, उनको भी जो है पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। प्रजामंडलों का अस्तित्व भी यहाँ पे आ जाता है 1941 के अंदर। तो यहाँ पहुंच करके अब क्या होता है, किसानों के और जो है वो ठिकानेदार और मेवाड़ महाराणा के बीच में क्या हो जाते हैं, समझौते हो जाते हैं, और इस प्रकार से आपका सबसे लंबा समय तक चलने वाला मैराथन किसान आंदोलन, अहिंसक किसान आंदोलन 1941 के अंदर 44 वर्षों के बाद में जाकर के क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आ गई बात पूरी की पूरी समझ के अंदर। तो यहाँ से आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फिर ये सेकंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हरिभाई कीकर तक का मामला सेकंड चरण का, फिर यहाँ से लेकर के
और ये ले लीजिए हरिभाई किंकर के द्वारा जो हुआ 1917 की घटना। और फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपका ये आ जाता है 1918 की घटना और 1919 की घटना, पथिक का विद्रोह से आंदोलन से बाहर होना। और पथिक के बाहर होने के बाद में हम देखते हैं यहाँ से आपका थर्ड चरण देखते हैं, ये ले लीजिए, इसके अंतर्गत जाकर के क्या हो जाता है, आंदोलन आपका समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा हुआ आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक बात है। अब नेक्स्ट आपका किसान आंदोलन आता है, वो आपका हो जाता है बेंगू का किसान आंदोलन। तो यहाँ से इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए किसान आंदोलन हो रहा है, बेंगू का किसान आंदोलन। बात करी थी हमने बिजोलिया की, तो बिजोलिया तो क्या था, ठिकाना था, लेकिन उसकी रियासत कौन सी थी, तो उसकी रियासत थी आपके कौन सी हो गई थी, चित्तौड़ या मेवाड़ रियासत। तो उसी प्रकार से अगर बेंगू के बारे में भी बात कर ले तो यहाँ पर भी रियासत कौन सी है भाई, यहाँ पर भी रियासत हो जाती है मेवाड़ रियासत। ठीक बात है। तो रियासत तो यहाँ पे भी वही है, कौन सी रियासत के खिलाफ में, ये भी मेवाड़ रियासत के जो है वो खिलाफ में बेंगू के अंदर जो है वो किसान आंदोलन होने वाला है। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बेंगू का जो किसान आंदोलन हुआ है, इसने इसी आंदोलन ने प्रेरणा ली है, कौन से आंदोलन से, इसने प्रेरणा ली है बिजोलिया के किसान आंदोलन से। और ये आंदोलन प्रारंभ होता है 1921 से। कब प्रारंभ होता है, 1921 में प्रारंभ होता है विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से। पथिक और वर्मा की क्या मिलती है, इनको प्रेरणा मिलती है। इनकी प्रेरणा से यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर के कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हो रहा है, आपका बेंगू का किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत के अंदर 1921 से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पे बात करें नेतृत्व की, तो नेतृत्व प्रदान किया जाता है राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है, राजस्थान सेवा संघ के। और व्यक्ति का नाम देखें तो व्यक्ति का नाम मिलता है आपको राम नारायण चौधरी का नाम मिल जाता है। किसके द्वारा यहाँ पे नेतृत्व दिया जाएगा, राम नारायण चौधरी के द्वारा जो है वो इस किसान आंदोलन को नेतृत्व दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक तरफ तो है राम नारायण चौधरी, कौन है, राम नारायण चौधरी। ठीक बात है। राम नारायण चौधरी जो है ये क्या करते हैं, ये दबाव बनाते हैं बेंगू के ठिकानेदार के ऊपर। किसके ऊपर, बेंगू का ठिकानेदार है अनूप सिंह, बेंगू का ठिकानेदार। ठीक बात है। ठिकानेदार का नाम मिल जाता है आपको अनूप सिंह। क्या नाम मिलता है, अनूप सिंह। ठीक बात। अनूप सिंह के ऊपर क्या बनाते हैं, ये दबाव बनाते हैं और अनूप सिंह के ऊपर दबाव बना करके एक समझौता कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये इनसे एक समझौता करते हैं किसानों की मांगों को मानने का। ठीक बात है। ये हो गया आपका समझौता। अब इस समझौते को क्या करती है मेवाड़ सरकार और अंग्रेज जो है वो इस समझौते को मानते नहीं है। ये क्या हुआ इनके बीच में, यहाँ पे एक रामनारायण चौधरी के प्रयासों से समझौता तो हो जाता है बेंगू के ठिकानेदार के साथ में, लेकिन इस समझौते को मानते नहीं है और इस समझौते को एक संज्ञा दी जाती है और वो संज्ञा क्या है, बोलशेविक समझौता। ये जो मेवाड़ सरकार है, जो अंग्रेजी सरकार है, वो इस समझौते को क्या बोलती है, बोलशेविक समझौता कहती है। यानी कि बोलशेविक समझौते की जो है वो इसको संज्ञा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा, मेवाड़ सरकार के द्वारा। ठीक है, मेवाड़ व अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। क्या कहते हैं, ये इसे बोलशेविक समझौते का रूप दे देती है। अब आगे चल करके बात करते हैं, तो जब ये समझौता जो है वो मेवाड़ सरकार के द्वारा माना नहीं जाता है तो पुनः जो है वो गोविंदपुरा नामक एक स्थान मिलता है, जहाँ पे गांव का नाम मिल जाता है आपको गोविंदपुरा गांव। तो गोविंदपुरा गांव के अंदर जो है वो किसान जो है एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे होते हैं और इस सभा के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है और यहाँ पे 2 व्यक्ति जो है वो शहीद हो जाते हैं। एक का नाम मिलता है रूपा जी, क्या नाम मिलता है, रूपा जी, और एक का नाम मिल जाता है आपको करपा जी। ये 2 किसान हैं और यहाँ पे गोविंदपुरा हत्याकांड के अंतर्गत क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे ये शहीद हो जाते हैं रूपा जी और करपा जी। ठीक है, कुल मिलाकर के आंदोलन का सरकार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंगू का किसान आंदोलन। फटाफट से देखिए 1921 में प्रारंभ हुआ, मेवाड़ रियासत के अंदर हुआ और पथिक और वर्मा जी के जो है प्रेरणा से ये प्रारंभ होता है। रामनारायण चौधरी यानी कि राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है। एक समझौता कर लेते हैं ये बेंगू के ठिकानेदार अनूप सिंह के साथ में, लेकिन उस समझौते को मेवाड़ सरकार और अंग्रेज मानते नहीं है, उसको बोलशेविक समझौते की संज्ञा दे डालते हैं। फिर बाद में जो है आगे क्या किया जाए और अपने किसान आंदोलन को जारी रखने के लिए गोविंदपुरा गाँव में सभा की जाती है। इस सभा के ऊपर क्या
क्या की जाती है, गोली चलाई जाती है और इस गोली के अंदर 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। एक तो कौन से हो गए, रूपा जी, और दूसरे कौन से हो गए, करपा जी। तो दोनों ही किसान आंदोलन से संबंधित है, दोनों ही बेंगू के किसान आंदोलन से संबंधित रहते हैं। सरकारी दमन चक्र चलता है और बेंगू किसान आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक बात है। तो ये हो गया आपका बेंगू का किसान आंदोलन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है बूंदी का किसान आंदोलन। अब देखिए बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत क्या घटनाएं होती है उसके बारे में बात हम यहां से कर लेते हैं। तो बात करें सबसे पहले, ये भी आंदोलन जो है 1922 के अंदर प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ हो रहा है, ये किसान आंदोलन 1922 में प्रारंभ होता है। ये भी जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से जो क्या ग्रहण करता है, प्रेरणा ग्रहण करता है। यानी कि राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ वो सर्वप्रथम होने वाला आंदोलन है और इस आंदोलन के बाद में जो है अन्य किसान आंदोलन इनसे प्रेरणा प्राप्त करके वो राजस्थान में जो है अस्तित्व में आते हैं। तो बात करते हैं अगर इसके नेतृत्व की, तो यहाँ पर भी नेतृत्व किसके द्वारा हुआ है, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा हुआ है। पंडित नैनूराम हरिभाई किंकर के द्वारा जो है वो बूंदी के अंदर क्या किया गया है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। हरिभाई किंकर के बारे में हमने अभी जस्ट बिजोलिया के अंदर पढ़ा है। उन्होंने चित्तौड़ के अंदर जो है वो क्या स्थापित की थी, यहाँ पे विद्या प्रचारिणी सभा की जो है वो स्थापना इन्होंने करी थी। तो राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत जो है वो क्या हो रहा है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व हो रहा है। यहाँ पे जो है राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है। किसका प्रकाशन होता है, एक पुस्तिका लिखी जाती है जिसका नाम हमें मिलता है बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार। ये पुस्तक है बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार। ठीक है, ये पुस्तक जो है वो लिखी जाती है और क्या कर दिया जाती है, इसकी प्रतियां बना करके और क्या की जाती है, पूरी रियासत के अंदर जो है वो ये फैलाई जाती है, इसका प्रचार किया जाता है। ठीक बात है। तो इस वजह से जो है अब क्या होता है, सरकार जो है वो इनका दमन करना चाहती है और सरकार माने कि आपका बूंदी की जो सरकार है, बूंदी का जो ठिकानेदार है वो इसकी दमन करते हैं। यानी कि बूंदी के जो ठिकानेदार है अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंग्रेजी सरकार से कुछ अधिकारियों की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं, कुछ अधिकारियों की मांग करते हैं कि भाई आप जो है वो अधिकारियों को यहाँ भेजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, वास्तविक स्थिति का पता लगवाइए, हम गलत नहीं है, किसान क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से बूंदी किसान आंदोलन द्वारा बूंदी ठिकानेदार द्वारा मांग किए जाने पर एक तो पुलिस अधीक्षक को भेजा जाता है जिसका नाम मिलता है हमें इकराम हुसैन। क्या नाम मिलता है, इकराम हुसैन का नाम मिलता है। पुलिस अधीक्षक है ये, एसपी मान लीजिए, हम लिख रहे हैं पुलिस अधीक्षक वास्तविक नाम है। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति को भेजा जाता है, वो है आपका स्वरूप नारायण। कौन है, स्वरूप नारायण। ठीक है, इनको भेजा जाता है। ये क्या है, ये है आपके राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व अधिकारी। तो इन दोनों को भेजा जाता है बूंदी के अंदर आंदोलन की जांच के लिए और किसके लिए, कि वास्तविक स्थिति क्या इसका पता लगाने के लिए। अब इकराम हुसैन और राजस्व अधिकारी आपके स्वरूप नारायण दोनों ही कहां पहुंचते हैं, बूंदी के अंदर पहुंचते हैं, डाभी नामक स्थान पे। कौन सी जगह पे पहुंचते हैं, डाभी नामक एक स्थान है, यहां पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए यहां पे घटनाक्रम क्या होता है, डाभी के अंदर एक किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा होता है 2 अप्रैल 1923 को। कब हो रहा होता है, 2 अप्रैल 1923 को जो है वो एक किसान पंचायत का यहाँ पे आयोजन हो रहा है जिसका नाम पढ़ते हैं हम डाभी किसान पंचायत। ठीक है, और इसी दिन जो है ये यहाँ पे पहुंच जाते हैं स्वरूप नारायण और इकराम हुसैन और यहाँ पर जो है वो किसानों को पंचायत करने से मना करते हैं। ये पंचायत जो है वो कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर इन दोनों के द्वारा यानी कि इकराम हुसैन और स्वरूप नारायण के आदेशों के तहत यहाँ पे इनके ऊपर क्या चलाई जाती है, गोलियां चलाई जाती है। अब देखिए इस डाभी किसान पंचायत को हम डाभी हत्याकांड के नाम से भी पढ़ते हैं। किसके नाम से पढ़ते हैं, डाभी हत्याकांड। ठीक है, तो ये कब हुआ था, डाभी हत्याकांड हुआ था आपका 2 अप्रैल 1923 को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस किसान पंचायत के अंतर्गत एक व्यक्ति है नानक जी भील। क्या नाम है, नानक जी भील। ठीक है, ये जब यहाँ पहुंचे हैं तब ये नानक जी भील जो है यहाँ पे झंडा गीत गा रहे होते हैं। कौन सा गीत गा रहे होते हैं, झंडा गीत गा रहे होते हैं। तो ये नानक जी भील जो है ये तो हो गए यहाँ पे शहीद, इनके ऊपर गोली चलाई गई तो ये क्या हो गए, यहाँ पे शहीद हो गए। बात करते हैं कि ये यहाँ पे किसका वाचन कर रहे थे, तो यहाँ पे ये झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे नानक जी भील। अब यहाँ पे बात ये आती है कि झंडा गीत का लिखा किसने था, यानी कि रचयिता कौन था, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ पे रचयिता है विजय सिंह पथिक।
कौन है? विजय सिंह पथिक जो है वो इस गीत के क्या है? रचयिता माने गए हैं। इन्होंने लिखा था ये गीत। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया। इसका वाचन जो है वो डाबी किसान पंचायत के अंतर्गत कौन कर रहे थे? नानक जी भील कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नानक जी भील तो हो गए क्या, यहाँ पे शहीद हो गए, और इनकी याद में, किसकी याद में? नानक जी भील की याद के अंदर एक और गीत लिखा जाता है और उस गीत का नाम है अर्जी। क्या नाम है? अर्जी गीत जो है वो नानक जी भील की याद में ही लिखा जाता है। अब यहाँ पर याद रख लेना लिखने वाले का नाम, तो लिखने वाले का नाम आपको मिल जाता है माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम मिल जाता है? माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा नानक जी भील की याद में। ठीक बात है। और ये शहीद कौन से आंदोलन के अंतर्गत हुए हैं? तो ये आपके डाबी किसान पंचायत, ये माने बूंदी का जो किसान आंदोलन है वहां पर ये शहीद हो गए थे। तो ये हो गया आपका बूंदी का किसान आंदोलन। स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में फटाफट से देखते हैं। बूंदी किसान आंदोलन 1922 के अंदर अस्तित्व आता है। जो है राजस्थान सेवा संघ, इसके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, जिसके अंतर्गत पंडित नैनूराम और हरिभाई कीकर के नाम हमें यहाँ से मिल जाते हैं। रामनारायण चौधरी भी स्वयं जो है वो इस बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित रहते हैं। हम देखते हैं कि इनके द्वारा, यानी कि राजस्थान सेवा संघ के द्वारा बूंदी के अंदर एक पुस्तक प्रकाशित करवाई जाती है, उसका प्रचार किया जाता है बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के शीर्षक के नाम से। ठीक है। अब यहाँ पर इस मामले की जांच करने के लिए जो है वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से दो व्यक्ति आते हैं। एक तो है इकराम हुसैन जो पुलिस अधीक्षक है, और दूसरे है स्वरूप नारायण जो आपके यहाँ पे राजस्व अधिकारी हैं। ये 2 अप्रैल को यहाँ पे पहुंचते हैं 1923 के अंदर, और यहाँ पे क्या हो रही होती है? डाबी में किसान पंचायत का आयोजन हो रहा होता है। तो इस किसान पंचायत के ऊपर ये गोली चलाते हैं, जिसमें नानक जी भील जो कि झंडा गीत विजय सिंह पथिक द्वारा लिखित गा रहे होते हैं, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी याद के अंदर माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा है? अर्जी गीत लिखा है। सरकारी दमन चक्र के द्वारा बूंदी किसान आंदोलन को दबा दिया जाता है। तो ये कौन सा हो गया आपका? बूंदी का किसान आंदोलन। ठीक बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला आंदोलन आता है सीकर व शेखावटी के कृषक आंदोलन। ठीक बात है। तो देखिए, बात करें कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से मेवाड़ अंचल के अंदर, यानी कि मेवाड़ रियासत के अंदर जो है किसानों के ऊपर विभिन्न प्रकार की लाग बागें प्रचलित थी, तो उनके द्वारा क्या किया गया था? उसका विरोध किया गया था। तो उसी प्रकार से बात करें राजस्थान के पश्चिमी और राजस्थान के उत्तरी भाग की, तो वहां पर भी जो है किसानों की लाग बाग हालांकि ज्यादा थी। अगर वहां पे देखा जाए तो कि वहां का जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। जिसमें मारवाड़ के जो किसान आंदोलन को भी हम साथ में शामिल करके देखें तो ये पश्चिमी जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र था। यहाँ पर जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो जन जागृति थी वो अन्य अंचलों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा थी। इस वजह से भी यहाँ पे क्या हुए? आंदोलन जो है स्फूर्त गति से यहाँ पे चले हैं। तो उसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सीकर और शेखावटी का कृषक आंदोलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीकर का जो है वो कृषक आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो किसान आंदोलन है सीकर के अंदर, इसका नेतृत्व किया जाता है आपके रामनारायण चौधरी के द्वारा। ठीक बात है। यानी कि राजस्थान सेवा संघ जो है वो यहाँ पर भी सम्मिलित रहता है रामनारायण चौधरी के तहत। ठीक है। फिर देखिए, रामनारायण चौधरी ने इस किसान आंदोलन के संबंध में 2 कार्य किए हैं कि इसका लंदन के अंदर प्रचार हुआ है। कहाँ पे प्रचार हुआ है? इस सीकर के किसान आंदोलन का, शेखावटी किसान आंदोलन का लंदन में प्रचार हुआ है। तो देखिए, रामनारायण चौधरी ने यहाँ पर क्या कार्य किया है उसके बारे में बात करते हैं। रामनारायण चौधरी के द्वारा सीकर किसान आंदोलन के बारे में दिया गया योगदान। ठीक बात है। तो देखिए, रामनारायण चौधरी ने 2 कार्य किए। पहला कार्य तो ये हुआ है यहाँ से कि इन्होंने लंदन के अंदर एक समाचार पत्र है, लंदन के अंदर समाचार पत्र है डेली हेराल्ड। क्या नाम मिलता है? डेली हेराल्ड समाचार पत्र। ठीक बात है। और इस समाचार पत्र के अंदर जो है वो इस किसान आंदोलन की घटनाओं का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था इनके प्रयासों से, रामनारायण चौधरी के प्रयासों से। तो डेली हेराल्ड के अंदर जो है वो इस आंदोलन की घटनाएं लिखी जाती है। कौन सी आंदोलन की बात करते हैं? सीकर के आंदोलन की बात करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड के अंदर जो है वो कौन से किसान आंदोलन की जो है घटनाओं का जिक्र हुआ है? तो वो कौन सा किसान आंदोलन हो जाएगा आपका? सीकर या शेखावटी का किसान आंदोलन। अब जो ये जिक्र हुआ है तो इसी जिक्र के आधार पर लंदन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब अपने यहाँ पे 2 है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसी प्रकार से वहां पे भी लोकसभा के तहत एक कार्य करती है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ही जो है एक व्यक्ति है पैट्रिक लॉरेंस। कौन है? पैट्रिक लॉरेंस जो है इसने क्या किया था? इस सीकर के किसान आंदोलन के संबंध में पैट्रिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर सत्तारूढ़ सरकार से प्रश्न पूछा। क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है।
तो कौन से जो है किसान आंदोलन की गूंज लंदन के समाचार पत्रों में और लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनाई दी, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका सीकर या शेखावटी का किसान आंदोलन। रामनारायण चौधरी के प्रयासों के तहत ये कार्य वहां पे हो गया, यानी कि लंदन में भी इस आंदोलन का क्या हो गया, प्रचार हो गया। अब देखिए इस आंदोलन के अंदर ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1931 की बात आती है। कब की बात आती है? 1931। और 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना हो रही है? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की यहां पे क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। तो देखिए समझते हैं इस बात को कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना है वो होने से यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा के बारे में। तो यहाँ पे जो इसकी स्थापना हो रही है तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है और वो है कि इसका उद्देश्य, किसका? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना का उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहाँ पे हमें मिलता है आंदोलन को धार्मिक रूप देना। किस प्रकार का? आंदोलन को धार्मिक आधार देना। क्या देना है? आंदोलन को धार्मिक आधार। ठीक बात है। तो आंदोलन को धार्मिक आधार देने का जो कार्य है वो कहां पे कर दिया जाता है? सीकर के शेखावटी के किसान आंदोलन के अंदर ये कार्य किया जाता है। और इसी कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का नाम आ रहा है ठाकुर देशराज। 20 जनवरी 1934 की हम बात यहां पर करने वाले हैं। तो देखिए 20 जनवरी 1934 को हम क्या कार्य करने वाले हैं यहाँ पे, इसके बारे में हम यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं ठाकुर देशराज 20 जनवरी 1934 को यहाँ पर एक जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। तो देखिए यहाँ से जब हम इस बात को समझें तो जाट प्रजापति महायज्ञ, ये बात तो आपकी हो गई पूरी। अब यहाँ पे शुरू करते हैं 1934 की घटना। 20 जनवरी को यहाँ पे आयोजन किया जाएगा जाट प्रजापति महायज्ञ। किसका आयोजन किया जाएगा? जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। और इस जाट प्रजापति महायज्ञ के अंतर्गत बात कर लें तो यहाँ पे पंडित तो होते हैं आपके खेमराज शर्मा। इस यज्ञ के पंडित कौन है? पंडित खेमराज शर्मा जो है, इनकी अध्यक्षता में ये यज्ञ होता है। और बात करें पंडित के अलावा यज्ञपति की, यज्ञपति यहाँ पे बनाए जाते हैं कुंवर हुक्म सिंह को। किसको बनाए जाते हैं? हुक्म सिंह को यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो देखिए ये वास्तविक क्या है, आंदोलन को और ज़्यादा फैलाने की जो है वो एक कार्यक्रम बनाया गया है। ठीक है। अब ये जो ठाकुर देशराज के नेतृत्व में ये कार्य तो हो गया। अब जब यज्ञ समाप्त हुआ है तो यहाँ पर जो है यज्ञ करने वाले लोगों ने एक जुलूस निकालना चाहा है यज्ञपति को, यानी कि हुक्म सिंह को हाथी पर बिठा करके। किस पे बिठा करके? हाथी पर बिठा करके एक यज्ञ निकालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सीकर यानी शेखावटी के अंदर जो कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये जो आंदोलन है यानी कि सीकर के ठाकुर की बात करें, यहाँ पर ठाकुर नहीं है, यहाँ पे राव राजा कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? राव राजा। तो राव राजा थे कल्याण सिंह। क्या नाम मिलता है? कल्याण सिंह। ठीक बात है। तो ये राव राजा कल्याण सिंह ने क्या किया था, यहाँ पे 25 से 30% की लगान बढ़ा दी थी। 25 से 30% क्या कर दी थी? लगान में बढ़ोतरी करी थी। इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, ये तात्कालिक कारण है किसका? इस सीकर किसान आंदोलन का। ठीक है। तो जब ये लगान बढ़ा दी गई, किसके द्वारा? कल्याण सिंह के द्वारा। तो ये घटनाक्रम होता है। और जब हम बात कर रहे होते हैं कि इनकी यज्ञपति को यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, हाथी पर बिठा करके जुलूस निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मना करते हैं कौन? राव राजा कल्याण सिंह। बोले हाथी पर बैठ के जुलूस निकालना तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही हक है, आप तो हाथी छोड़िए घोड़े पर नहीं बैठ सकते। ये मना कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या घटनाक्रम होने वाला है, देखिए उसको समझते हैं। अब जब ये मना कर दिया जाता है तो यहाँ पर भाग लेते हैं एक नए व्यक्ति जिसका नाम मिलता है प्रसिद्ध किसान नेता सर छोटू राम। क्या नाम मिलता है? सर छोटू राम का यहाँ पे जो है पदार्पण होता है। और सर छोटू राम जो प्रसिद्ध किसान नेता है, इन्होंने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी है। और सीधा चेतावनी किसको देंगे? ये चेतावनी दे रहे हैं जयपुर महाराजा को। किसको देते हैं? जयपुर के महाराजा को चेतावनी देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लेना कि जहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सीकर शेखावटी का किसान आंदोलन, अब ये कौन सी रियासत का भाग है? अब ये जयपुर रियासत का भाग है। तो यहाँ पे चेतावनी दे दी सर छोटू राम ने, किसको? जयपुर के महाराजा को। अब जयपुर महाराजा ने बोला किसको? वापस से ठिकानेदार को बोला, कल्याण सिंह को, कि आप ना फालतू की झगड़े मत करवाइए, आप क्या कीजिए, हाथी भेज दीजिए। अब ठिकानेदार स्वयं क्या करते हैं? ठिकानेदार स्वयं हाथी सजा करके भेज रहे हैं इनके लिए।
ठिकानेदार ने स्वयं का क्या भेजा है, हाथी भेजा सजाया हुआ कि बैठिए आप निकालिए जुलूस, कोई बात नहीं, हो गई गलती, अब आगे नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अब हमने ये देखा कि यहाँ पे जो जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ है 1934 के अंदर, ये क्या हुआ, इनका एकदम से सफल रहा है और किसानों का जो है वो यहाँ पे बात जो है वो मानने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। इसी से आगे बढ़ करके देखते हैं तो यहाँ इस किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं की भूमिका भी जबरदस्त रही है। अब महिलाओं की क्या भूमिका रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए घटना मिलेगी आपको 25 अप्रैल 1934 की, लेकिन उस घटना का जो पहले बैकग्राउंड है उसको समझते हैं। यहाँ पे एक जगह का नाम मिलता है सीहोट। क्या नाम मिलता है, सीहोट, ठीक है। तो सीहोट के जो ठाकुर है, सीहोट के ठाकुर, इन्होंने क्या कर लिया, सीहोट के ठाकुर ने गलती कर ली। यहाँ पे एक गांव का नाम मिल जाता है सोतियों का वास। कौन सा गांव मिलता है, सोतियों का वास का नाम एक गांव है। और इस गांव के अंदर यानी कि सोतियों का वास गांव जो है, इस गांव की महिलाओं के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया। क्या किया है, महिलाओं से दुर्व्यवहार करते हैं, महिलाओं से दुर्व्यवहार कर दिया इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे इस दुर्व्यवहार के विरोध के कारण इसका क्या करना है, विरोध करना है। और इसका विरोध करने के लिए महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसका नाम मिलता है आपको कटराथल महिला सम्मेलन, ठीक है ना। तो जो कटराथल का सम्मेलन हुआ है उसकी बात अब हम करने वाले हैं। कब हुआ है, ये हुआ आपका 25 अप्रैल 1934 को, ठीक है। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल का सम्मेलन होता है इस घटना के कारण। अब देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया है, 10,000 जो है वो यहाँ पे महिलाएं इकट्ठी होती है। बात करें यहाँ पर नेतृत्व की कि इन महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पे नाम मिलता है आपको किशोरी देवी का। किसका नाम मिल जाता है, किशोरी देवी का नाम मिल जाता है। किशोरी देवी के नेतृत्व के अंतर्गत जो है वो कटरा सम्मेलन आयोजित हुआ था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात और है, इस समय जब ये आयोजन हो रहा है तो यहाँ सीकर के अंदर जो है वो ठिकाने के द्वारा धारा 144 लागू की गई है। क्या लागू की गई है, धारा 144 लागू की गई है। उसके बावजूद क्या होता है, ये सम्मेलन का जो है वो आयोजन यहाँ पे होता है। 10,000 महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी होती है। और अगर नाम याद रखना चाहें तो यहाँ पे कुछ और महिलाएं जो भी इकट्ठी हुई है जिसमें नाम मिलते हैं आपको रमा देवी, उत्तमा देवी। क्या नाम मिलता है, रमा देवी, उत्तमा देवी, फूला देवी, फूला देवी, ठीक है, उमा बाई। तो ये जो महिलाएं हैं इनके नाम भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं जो इस कटराथल सम्मेलन के अंदर जो है वो भाग लेती है। तो कुल मिलाकर के ये चीज तो आपकी क्या होगी, ये हो गई आपका कटराथल का सम्मेलन, ठीक बात है, कटराथल का सम्मेलन, ठीक है। अब देखिए महिलाओं की भूमिका के दूसरे चरण की बात करते हैं तो अगला भाग आता है आपका कूदन गांव का हत्याकांड। कूदन गांव के हत्याकांड की अगर हम बात करें तो वो यहीं पे कर लेते हैं। देखिए कूदन गांव के हत्याकांड में क्या घटनाक्रम हुई है उसके बारे में हम जानते हैं। कूदन गांव के अंदर यहाँ पे एक जो है वो दल आता है राजस्व अधिकारियों का, राजस्व की वसूली करने के लिए। गांव कौन सा है, कूदन गांव के अंदर, ठीक है। तो राजस्व अधिकारी आते हैं यहाँ पे, कौन आते हैं, राजस्व कर्मचारी जो है वो राजस्व की वसूली करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों के यहाँ आने पर कूदन गांव के अंदर एक वृद्ध महिला है जिसका नाम मिलता है धापी दादी। क्या नाम मिलता है, धापी दादी। और धापी दादी ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इस राजस्व को प्रदान करने का, लगान को देने का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। किसने विरोध किया है, धापी दादी ने यहाँ पे विरोध कर दिया। तो अब धापी दादी से प्रेरणा पाए और कुछ और जो लोग हैं किसान, वो भी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो राजस्व है देने का वो विरोध कर देते हैं। और इन राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जो है यहाँ पर गोली चलाई जाती है जिसमें 4 किसान जो है वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका कूदन गांव हत्याकांड कहलाता है। 25 अप्रैल 1935 को ये घटनाक्रम भी हो जाता है कूदन गांव के अंतर्गत। ये जो पहले आपने पढ़ा है कटराथल, वो हुआ है 25 अप्रैल 1934 को। पूरा एक साल बाद 25 अप्रैल 1935 को आपका कौन सा हत्याकांड हुआ है, कूदन गांव का हत्याकांड। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, 4 व्यक्तियों के नाम मिलते हैं आपको। एक तो नाम है यहाँ पे शहीद होने वाले का चेतराम। क्या नाम है, चेतराम, ठीक है। एक नाम मिलता है आपको टीकू राम। क्या नाम मिल रहा है, टीकू राम। एक नाम मिलता है तुलसा राम। क्या नाम मिलेगा आपको, तुलसा राम। और एक नाम मिल जाता है आपको आसाराम। क्या नाम मिलता है, आसाराम,
ठीक है, ये 4 जो व्यक्ति है इस कूदन गांव हत्याकांड के अंदर क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम और आसाराम और धापी दादी के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे विरोध का प्रारंभ किया गया था कूदन गांव के अंदर 25 अप्रैल 1935 के अंदर। कटराथल का आपका हुआ था 25 अप्रैल 1934 के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आपका किसान आंदोलन, कहाँ का, सीकर का किसान आंदोलन। शेखावटी के अंदर कुछ 5 पाने जो है वो बाकी अभी देखते हैं, पहले इसको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी कि सीकर या शेखावटी का जो किसान आंदोलन है वहां पे एक राव राजा है, क्या नाम मिलता है राव राजा का हमको यहाँ पे नाम मिल जाता है कल्याण सिंह के द्वारा जो है वो लगान के अंदर 25 से 30% की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके विरोध में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसान आंदोलन जो है वो अस्तित्व में आता है। हमने देखा यहाँ पे रामनारायण चौधरी के द्वारा एक कार्य हुआ था, लंदन तक का क्या हो गया था, इस आंदोलन का प्रचार हो गया, वहां के एक अखबार में छपा और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कूदन हत्याकांड का प्रश्न जो है वो यहाँ पे पूछा गया था, ठीक बात है। अब जब हम आगे देखते हैं तब हमें यहां से पता चलता है कि 1931 के अंदर राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का यहाँ पे जो है वो आयोजन किया जाता है और इसके अंतर्गत ही इसका आयोजन किया गया धार्मिक रूप देने के लिए, और फिर आयोजन कर ली जाती है जाट का प्रजापति महायज्ञ का आयोजन होता है ठाकुर देशराज के द्वारा, ठीक बात है। अब बात करते हैं कि इसमें यज्ञपति पंडित खेमराज शर्मा थे और जो यज्ञपति है कुंवर हुकम सिंह और जो पंडित है वो है खेमराज शर्मा। इनको जो है यज्ञ पूर्ण होने के बाद में हाथी पे जुलूस निकालना है, वो घटनाक्रम सर छोटू राम जो किसान नेता उनके जो सहयोग से जो है वो संपन्न हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इस आंदोलन में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि सीहोट के ठाकुर के द्वारा मोतियों का बास जो है सोतियों का बास गाँव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस घटना के विरोध के अंदर कटरादल के अंदर सम्मेलन आयोजित होता है 25 अप्रैल 1934 को। धारा 144 लागू की जाती है, लेकिन उसके बावजूद किशोरी देवी के नेतृत्व में यह सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हो जाता है, जिसमें 10,000 महिलाओं ने क्या करिए, पार्टिसिपेट किया है, भागीदारी निभाई है। उसके बाद में हमने देखा 25 अप्रैल 1935 का जो है वो कूदन गांव का हत्याकांड होता है, जिसमें धापी दादी के द्वारा जो है वो राजस्व अधिकारियों को लगान देने का मना कर दिया जाता है और उनकी प्रेरणा से कुछ अन्य किसान भी मना करते हैं। यहाँ पे गोली चलाई जाती है जिसमें 4 किसान शहीद हो जाते हैं, जिसमें नाम मिलता है आपको चेतराम का, टीकूराम का और आसाराम और तुलसाराम का नाम आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला, सीकर का शेखावटी का किसान आंदोलन। आप इसका स्क्रीनशॉट छोटू राम तक का ले लें, फिर मैं आगे ऊपर बढ़ा देता हूँ और यहाँ से भी जो है वो आपका अगला जो है स्क्रीनशॉट जो राजस्व कर्मचारियों समेत जो है नेतृत्व किशोरी देवी के द्वारा ये ले लिया। अब नेक्स्ट जो है वो आपका इसमें कुछ और अन्य महिलाओं के जो नाम है वो आपने ले लिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं शेखावटी के अंदर बात कर ले, या इससे पहले आपके समक्ष मैंने कुछ नाम लिखे हैं, यानी कि ये जो सीकर का जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन के अंदर कुछ और व्यक्तियों के नाम भी हमसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो वो नाम अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे नाम मिलता है सरदार हरलाल सिंह का नाम मिल जाता है, सरदार हरलाल सिंह का नाम। इनके अलावा नेहराम सिंह गोरीर का नाम मिल जाता है। फिर देखिए पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाठड़ा नारू, हरू सिंह पलथाना, जोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भेरूपुरा और लेखराम कसवाली। कुछ 7-8 व्यक्तियों के नाम आपके समक्ष मैंने लिखे हैं, इनके नाम भी हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक बात है। पृथ्वी सिंह, पन्ने सिंह, हरू सिंह, जोरू सिंह, लेखराम, ईश्वर सिंह, नेहराम और सरदार जो है वो हरलाल सिंह, ठीक है। ये कुछ नाम आपको यहाँ से मिले हैं, इन नामों को आपको याद रखना है, जो क्या है सीकर किसान आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम है। अब देखिए शेखावटी का जो आंदोलन हुआ है वो कुछ भी नहीं, इस सीकर जो किसान आंदोलन है इसी का ही एक विस्तार के रूप में है। जो सीकर किसान आंदोलन हुआ है इसी की प्रेरणा से शेखावटी क्षेत्र, यानी कि ये सीकर जो है वो शेखावटी क्षेत्र का ही भाग है, इसके कुछ और अन्य गांवों के नाम मिल जाते हैं जहां पे ये क्या होता है, विद्रोह होता है, ये आंदोलन होता है। उन गांवों को हम पंचपाने के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पंचपाने के नाम से हम जानते हैं, पंचपाने, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं 5 गांवों के नाम मिलते हैं पंचपानों के रूप में, जिसमें आपका आ जाता है बिसाऊ, मंडावा, मलसीसर, डूंडलोद और नवलगढ़। ये 5 जो गांव हैं इनके नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर, मंडावा और कौन सा गांव मिल जाता है आपको? नवलगढ़। तो इनका नाम जो है वो पंचपाने में लिया जाता है, ठीक बात है। पूछ लिया जाए आपसे पंचपाने कौन कौन से हैं या नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है भैया यहाँ से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया आपका शेखावटी और किसान आंदोलन जो है वो सीकर का, वो पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है अलवर किसान आंदोलन। देखिए प्रारंभ करते हैं अलवर किसान आंदोलन को। तो यहां से हमें सबसे पहली जो बात दिख रही है उसका कारण लिखा है हमने। देखिए कारण जो है, अभी तक हमने जो भी किसान आंदोलन पढ़े हैं उनमें कारण रहा है लगान के अंदर वृद्धि, कई प्रकार की लाग बाग वसूल किए जाना, बेगार का विरोध किया जाना, ये कुछ कारण रहे हैं जिनकी वजह से पिछले जो है वो किसान आंदोलन होते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं कि अलवर का जो किसान आंदोलन है इसकी अगर हम यहाँ पे कारण की बात करें कि ये आंदोलन हुआ क्या है, तो यहाँ पे है सुअर पालन के कारण।
कारण, किसके कारण, यहाँ पे एक अलग से हमें कारण मिल जाता है, सुअर पालन के कारण जो है ये आंदोलन होता है। अब देखिए सुअर पालन का विरोध क्यों है? अलवर के अंदर राजाओं के द्वारा, ठिकानेदारों के द्वारा सुअरों का पालन वहां पे ताली बना करके किया जाता है। ताली माने सुअर पालन की जो भूमि है उनके रहने के लिए जगह बनाई जाती है वो, ठीक है। और इसका क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है सुअरों का, सुअरों के मांस का, ठीक बात है। और यहाँ पे एक चीज तय थी कि ये जो सुअर है इनका जो है आप हत्या नहीं कर सकते, यानी कि किसान नहीं कर सकते थे क्या? सुअरों की हत्या नहीं कर सकते थे, किसान जो है वो इनकी हत्या नहीं कर सकते थे। किसकी हत्या की बात है? ये बात है आपके सुअरों की। तो किसान हत्या नहीं कर सकते सुअरों की। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? ये विरोध हो रहा है, क्योंकि ये जो सुअर है ये रात्रि के समय या दिन के समय में भी किसानों की फसलों के अंदर घुस जाते थे और किसानों की फसलें क्या हो जाती थी? यहाँ पे चौपट हो जाया करती थी। तो इनसे क्या हुआ? परेशान थे और लोगों ने क्या किया? विद्रोह किया। और इस विद्रोह के कारण अब जो है वो यहाँ पे इनको मारने की क्या मिल गई थी? इजाजत मिल गई थी। तो इस इजाजत से ये वाला मामला तो हो गया समाप्त। कौन सा? सुअरों के पालन का जो है मामला वो। लेकिन अब यहां से जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो यहां से किसान जो है वो पुनः आंदोलन करते हैं। और अब जो आंदोलन है वो कारण क्या है? वो कारण है आपका लगान वृद्धि का कारण। तो यहाँ पे अब पुनः लगान वृद्धि होने के कारण जो है वो किसान आंदोलन आयोजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि एक सभा आयोजित कर रही होती है। किसानों की सभा की जो आयोजन होता है वो होता है निमुचना गांव के अंदर। और इस निमुचना गांव के अंदर जब ये किसान जो है शांतिपूर्वक रूप से सभा कर रहे होते हैं तो इसी समय यहाँ पे जो है वो अंग्रेजों की सैनिकों जो अधिकारी है वो आकर के इन पे गोलीबारी कर देते हैं। घटना है 14/5/1925 की, 14 मई 1925 की घटना है। इसमें क्या होता है? निमुचना हत्याकांड आपका जो है वो ये हो जाता है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें निमुचना हत्याकांड की तो इसके अंतर्गत गोली चलाने वाले व्यक्तियों के नाम मिलते हैं आपको सज्जू सिंह। किसका नाम मिल जाता है? सज्जू सिंह का नाम मिल जाता है। इसके अलावा कई पुस्तकों के अंतर्गत जो है इसमें गोली चलाने वाले का नाम गोपाल दास भी दिया हुआ है। तो हमें दोनों ही नाम याद रख लेने हैं। जो कार्य डायर के द्वारा किया गया वो कार्य यहाँ पर सज्जू सिंह और गोपाल सिंह या गोपाल दास के द्वारा यहाँ पे कर दिया जाता है। निमुचना कांड के अंदर लगभग 800 व्यक्ति जो है वो क्या कर रहे हैं? इस सभा में भाग ले रहे हैं और यहाँ पे क्या कर दी जाती है? इनके ऊपर जो है वो गोली चलाई जाती है। इस घटना का जो है वो व्यापक रूप से क्या दर्ज करवाया जाता है? विरोध भी दर्ज करवाया जाता है। तो यहाँ पर हमें दो विरोध के रूप में यहाँ पे विरोध के स्वर देखने को मिलते हैं। एक तो समाचार पत्र है रियासत। कौन सा समाचार पत्र है? रियासत। और एक समाचार पत्र आपको मिलता है यंग इंडिया। कौन सा मिलता है? यंग इंडिया, ठीक बात है। इन दोनों ही समाचार पत्रों में इस आंदोलन की जो है वो कड़े शब्दों के अंदर आलोचना की जाती है। रियासत नामक जो समाचार पत्र है इसने क्या कहा है? इसने इसकी तुलना करी है। किसकी? इस निमुचना हत्याकांड की तुलना करते हैं। ये किससे कर लेते हैं? ये तुलना करते हैं जलियांवाला बाग से। किससे तुलना करते हैं? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ इस हत्याकांड से क्या करते हैं? इस आंदोलन की तुलना करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की जाती है। रियासत नामक क्या है? ये एक समाचार पत्र है, इसके द्वारा इसकी तुलना हो जाती है। बात करते हैं यंग इंडिया के अंदर, तो यंग इंडिया किसने लिखा भाई? यंग इंडिया लिखते हैं कौन? गांधी जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और गांधी जी इस निमुचना हत्याकांड के बारे में क्या लिखते हैं? ये कहते हैं कि ये तो जलियांवाला से तुलना ना करो, ये तो जलियांवाला बाग से भी विभत्स जो है वो घटना ये है। और इसमें क्या किया गया है? दोहरी डायर शाही जो है वो इसके अंतर्गत कहा गया है। डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड जो शब्द है वो गांधी जी के द्वारा किसके आंदोलन के लिए प्रयोग में लाया गया था? ये आपके गांधी जी के द्वारा प्रयोग में लाया गया है। किसके द्वारा? किस आंदोलन के लिए? निमुचना आंदोलन के लिए प्रयोग में लाया गया था। तो गांधी जी ने इसके लिए दो शब्दों के प्रयोग किए हैं। पहला तो इन्होंने क्या कहा है? पहला तो इन्होंने कहा कि ये जलियांवाला से तुलना ही नहीं, जलियांवाला हत्याकांड जो है इससे भी क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स घटना है, ठीक है। एक तो ये याद रख लेना है आपको, विभत्स कहा गया है। और दूसरा इन्होंने क्या कहा है इसके लिए? इसके लिए इन्होंने कहा है दोहरी डायर शाही। क्या कहा है? दोहरी डायर शाही जो है वो शब्द इसके लिए ही प्रयोग में लाए गए थे। दोहरी डायर शाही यानी कि डबल डायरिज्म डिस्टिल्ड। क्या हो गया? डबल डायरिज्म डिस्टिल्ड, ठीक है। डबल डायरिज्म डिस्टिल्ड ये जो शब्द है
वो गांधी जी के द्वारा इस निमोचना आंदोलन के लिए प्रयोग में लाया गया था। तो ये हो गया आपका अलवर का किसान आंदोलन, जिसमें हमने देखा सूअर पालन का विरोध हुआ था, इजाजत मिली। उसके बाद में हमने दूसरी चीज देखी कि यहाँ पे लगान की वृद्धि कर दी गई, तो उसके विरोध में विद्रोह हुआ, निमोचना हत्याकांड होता है। ये कब हो जाता है आपका 14/5/1925 को हो जाता है। और फिर हमने देखा इसके अंतर्गत नाम मिले हमें सज्जू सिंह और गोपाल दास के। इनके बारे में जो दो उपमाएं मिलती है आपको, वो एक रियासत समाचार पत्र, एक यंग इंडिया समाचार पत्र के मार्फत हमें ये घटना मिल जाती है। तो नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ जो है वो शब्दावलियां आपके समक्ष रखी गई है कि यहाँ पे कई प्रकार की, यानी कि 84 प्रकार की लाग बागों का जो है वो उल्लेख यहाँ पे आपके समक्ष हो जाता है। तो ये कौन कौन सी है, उनके बारे में भी हमसे कुछ पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है चौरी कर। कौन सी लिखी है? चौरी कर। तो चौरी कर के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जब किसान की पुत्री का विवाह हो, किसका हो? किसान की पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में, के पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। ठीक है, तो किसान की पुत्री के विवाह के अवसर पर जो कर लिया जाएगा वो कौन सा हो गया? चौरी कर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है नूत बराड़। देखिए, नूत बराड़ क्या है? ये होता है जागीरदार की पुत्री के विवाह पर, जागीरदार की पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। ठीक है, ठिकानेदार हो गए, जागीरदार हो गए, उनके पुत्री के विवाह पर जो कर लिया जाता है वो कौन सा हो गया? नूत बराड़। यानी कि किसान की बेटी का विवाह होना है तो भी किसान को कर देना है, और जागीरदार के घर में विवाह हो रहा है तो भी खर्चा चलाने के लिए क्या देना है? जागीरदार को कर देना पड़ेगा, वो नूत बराड़ हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कांसा लाग। कांसा लाग का मतलब हो गया आपकी दावत कर। क्या है ये? दावत कर। अरे चार दोस्त इकट्ठे होकर के मिल गए और आपको लगा कि हाँ 12वीं का रिजल्ट बढ़िया आया है, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, आपको क्या करनी है? एक ट्रीट देनी पड़ेगी, पार्टी देनी पड़ेगी। और पार्टी तो दे ही दे, साथ में सरकार को टैक्स भी देना पड़े तो कैसा महसूस होगा? तो वही घटना यहाँ पे है, कांसा लाग। कांसा का मतलब क्या है? दावत अगर कोई किसान आयोजन करता है तो उसके लिए एक टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी कि किसको? ठिकानेदार को। नेक्स्ट आती है आपकी कोकड़ा भूमि। कोकड़ा भूमि किसको बोलते हैं? ये होती है कुएं द्वारा सिंचित भूमि। किसके द्वारा? कुएं द्वारा सिंचित भूमि को कोकड़ा भूमि बोला जाता था, कुएं द्वारा सिंचित भूमि। और इस भूमि पर अलग से भू राजस्व लिया जाता था, क्योंकि कुएं का ऊपर जो अधिकार है, यानी कि जो जमीन है उससे जो नीचे अर्थात भूतल के ऊपर जो अधिकार है वो ठिकानेदारों का वापस मान लिया जाता है। तो अब यानी कि आप कुएं से पानी निकाल रहे हो तो ठिकानेदार का अधिकार है उस पर, तो क्या देना पड़ेगा? कोकड़ा भूमि का कोकड़ा लाग देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी आती है मापो लाग। मापो लाग को समझिए, ये क्या होती है? मापो लाग का मतलब हो गया कस्टम ड्यूटी। क्या होगी आपकी? कस्टम ड्यूटी। वर्तमान में जो है वो शब्द जो है वो मापो लाग के रूप में प्रयुक्त होता था, यानी कि व्यापार कर है, एक जगह से दूसरी जगह, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने में आप आओगे जाओगे, अपना व्यापार करोगे तो वहां पे आपको व्यापार कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी आती है बिघोड़ी। बिघोड़ी का मतलब हो गया आपका भू राजस्व। क्या हो गया? भू राजस्व, यानी कि लगान, जो जमीन का टैक्स है वो देना पड़ेगा। बिघोड़ी तो आपके वर्तमान में भी प्रचलित है, पटवारी महोदय आपसे वसूल करते होंगे, आपको पता होगा। देखिए, नेक्स्ट आपकी आती है सिंगोटी लाग। तो सिंगोटी लाग का मतलब हो गया, ये हो गया पशु कर या पशुचारण कर। कौन सा कर हो गया? पशुचारण का जो कर है वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिंगोटी लाग। सिंग से याद रख लेना, सिंग पशुओं के होते हैं, पशु कर, पशुचारण का कर, सिंगोटी लाग। नेक्स्ट क्या है शब्द आपके समक्ष? ताली। ताली का मतलब हमने अभी बात करी थी, जो सुअर पालन की भूमि है। कौन सी पालन की? सुअर पालन के लिए जो भूमि है उसको ताली के नाम से जानते थे। ठीक बात है, सुअर पालन की भूमि क्या कहलाती है? ताली के नाम से जानी जाती थी। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं, याद रख लेनी है। चंवरी कर, किसान की बेटी के विवाह पर लिया जाने वाला। नूत बराड़, नूत बराड़ हो गया आपके ठिकानेदारों के जो पुत्री का विवाह होगा तो उसके ऊपर दिया जाने वाला, किसानों की तरफ से दिया जाने वाला कर है। आपके आ जाती है कांसा लाग, यानी कि ये क्या होगी? आपकी दावत जो है वो उस पर लिए जाने वाले कर हो गया। नेक्स्ट आपकी आती है कोकड़ा भूमि। कोकड़ा भूमि मतलब कुएं के द्वारा सिंचित जो भूमि है वो हो गई। मापो लाग, यानी कि आपकी कस्टम ड्यूटी हो गई। बिघोड़ी यानी कि आपका भू राजस्व हो गया। इसके अलावा सिंगोटी लाग, सिंगोटी यानी कि आपका पशुचारण का कर हो गया। इसके अलावा ताली, ताली माने क्या हो गया? सुअर पालन की जो भूमि है वो आपके ताली कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो किसान आंदोलनों का पोर्शन है वो पूर्ण हो गया है। अब हमारे पास में
बचे हैं जनजातीय आंदोलन। ठीक बात है। तो जनजातीय आंदोलन की अगर हम बात करें तो हमें मुख्य रूप से दो जातियों के बारे में अध्ययन करना है। कौन सी दो जाति? एक तो भील जाति के बारे में, और सेकंड आपको किसके बारे में जानना है? थोड़ा सा मीणा जाति जो है इसके बारे में जानना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कौन सी जनजाति को? हम प्रारंभ करते हैं भील जनजाति को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, भीलों का जो निवास स्थान वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये तो आपको मिल जाता है। देखिए, एक तो आपका प्रमुखतया ही डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला? डूंगरपुर जिला। फिर हम बात कर लेते हैं बांसवाड़ा के अंदर। कौन सा जिला? बांसवाड़ा के अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में जो कुशलगढ़ है जो है प्रमुख रूप से मानी जाती है इनके भीलों का निवास स्थान के रूप से। प्रतापगढ़ के अलावा बात कर लेते हैं मेवाड़ के अंदर, और मेवाड़ के जो भील है वो रहे थे महाराणा प्रताप की सेना के अंदर भी रहे थे। और महाराणा प्रताप की सेना का मुख्य भाग थे ये, जिसमें हमने पुंजा भील के बारे में पढ़ा है। भील सेना के क्या थे? ये प्रताप के सेनापति माने गए थे। ये जो भील जनजाति है बहुत ही सरल और निश्चल स्वभाव की जनजाति है। हालांकि आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा क्या है, ये पिछड़ी हुई जनजाति है, लेकिन ये जो है अपने जो धर्म है, अपनी सांस्कृतिक रीति रिवाज है, उसमें परिवर्तन को बिल्कुल भी जो है वो रुचिकर नहीं मानती है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और यदि इनके जो बिल्कुल भी अगर अपन परिवर्तन की कोशिश कर देते हैं इनके सामाजिक रीति रिवाज कार्यक्रमों के अंतर्गत, तो ये क्या कर देते हैं, ये विद्रोह पे उतारू हो जाते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं तो इन्होंने महाराणा प्रताप के बाद, यानी कि कुल मिलाकर के हम बात करें आधुनिक काल में जब हमने प्रवेश किया, तो इन्होंने सबसे पहले मराठों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया, और मराठों के बाद में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में भी क्या किया है, विद्रोह किया है। अब देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भीलों के शब्द की उत्पत्ति। भील जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति या हमें सबसे पहला प्रमाण कहां से मिलता है? तो यहां पे आपको एक नाम मिलता है, कथा सरित सागर। एक पुस्तक है सोमदेव के द्वारा लिखी जाती है, कथा सरित सागर। और इस कथा सरित सागर जो नामक पुस्तक है, इसी के अंदर जो है वो क्या लिखा गया है, सर्वप्रथम भील शब्द का जो है वो हमें उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम क्या मिलता है? भील शब्द का उल्लेख जो है वो यहां से मिलता है, भील शब्द का उल्लेख। ठीक बात है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो एक पुस्तक का नाम और दे रखा है कादंबरी। बाणभट्ट की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की। और इसमें भी भील शब्द का क्या मिला है, हमें उल्लेख मिला है। तो ये दो प्राचीनतम अपने सामने ग्रंथ है, सोमदेव का कथा सरित सागर और बाणभट्ट का क्या लिखा गया है, कादंबरी लिखा गया। इन दोनों के अंदर हमें क्या मिलता है, भील शब्द की उत्पत्ति का जो है वो स्रोत यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नल टोड के बारे में। तो कर्नल टोड ने भीलों को कहा है वन पुत्र। क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। या फिर एक और नाम इन्होंने भीलों के लिए दिया है, और वो नाम मिलता है आपको यहाँ पे जंगली शिशु। क्या कहते हैं? जंगली शिशु कहते हैं। भीलों के लिए शब्द मिला है। किसने दिया है? कर्नल टोड ने दिया है। हालांकि कर्नल टोड ही वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी कूटनीति को प्रदर्शित करते हुए भील जनजाति को जो है वो अंग्रेजों का जो है वो स्वामी भक्त बना लिया था। अंग्रेजों के साथ में भीलों का क्या करवा दिया था, समझौता करवा दिया था। और इसी समझौते की वजह से हम पढ़ लेते हैं 1941 में। कब पढ़ते हैं? 1941 में स्थापना हुई थी मेवाड़ भील कोर की। किसकी स्थापना हुई है? MBC, मेवाड़ भील कोर। ठीक है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हो गई थी? 1941 में हुई थी। बात करें कि मुख्यालय कहां पे था इस मेवाड़ भील कोर का, तो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो था आपका खेरवाड़ा में। कहां पे था? खेरवाड़ा में इसका मुख्यालय था। बात करें इसके प्रथम जो है कमांडर की, मेवाड़ भील कोर के प्रथम कमांडर की बात करें तो ये थे आपके विलियम हंटर। कौन थे? विलियम हंटर जो है वो इसके प्रथम कमांडर थे। ठीक बात है, विलियम हंटर, ये नाम याद रख लेना। प्रथम कमांडर है, मुख्यालय इसका खेरवाड़ा में था। 1841 के अंदर जो है वो मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई है। कर्नल टोड के प्रयत्नों की वजह से जो है वो कूटनीतिक कारणों की वजह से क्या किया है, मेवाड़ मतलब ये भील और अंग्रेजों के बीच में क्या हो गए थे, समझौते हो गए थे। ठीक बात है। तो ये तो हमने इनकी उत्पत्ति के बारे में जाना, भील जनजाति के बारे में। अब देखते हैं कि भीलों के अंदर जो सुधार आंदोलन हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं, किस किस व्यक्तियों के द्वारा जो है वो ये अंजाम दिए जाते हैं। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं भगत आंदोलन के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? भगत आंदोलन। ठीक बात है। तो देखिए, भगत आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन चलाया गया है गोविंद गुरु के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया है गोविंद गुरु। ठीक बात है, गोविंद गुरु।
यहाँ पे एक नाम और मिल जाता है, गुरु शब्द को आप पहले ले लीजिए तो गुरु गोविंद सिंह हो जाता है, और वो शब्द किससे रिलेटेड है आपका, वो आपका जुड़ जाता है नानक से, यानी कि सिख धर्म से जो है वो जुड़ जाता है। तो ये गोविंद गिरी या गोविंद गुरु नाम मिलता है, जिन्होंने क्या चलाया है, आपका भगत आंदोलन जो है वो चलाया है। बात करें इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म हुआ है बेड़सा गांव। ये बेड़सा गांव कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपका डूंगरपुर में। कहाँ पे पड़ता है, डूंगरपुर के अंदर बेड़सा गांव है। यहीं पे इनका क्या होता है, ये इनकी कर्मस्थली है, प्रारंभिक कर्मस्थली बेड़सा गांव डूंगरपुर को माना गया, यहीं पे इनका क्या होता है, जन्म होता है। अब इनका भगत आंदोलन को चलाने का उद्देश्य क्या है, भगत आंदोलन के उद्देश्य की अगर हम बात करें कि इन्होंने क्यों चलाया है भगत आंदोलन, तो देखिए दो कारण है, दो कारण माने गए हैं। पहले कारण की बात करें तो पहला कारण तो यह है कि भीलों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भीलों की आध्यात्मिक उन्नति करने के कारण जो है इन्होंने ये आंदोलन चलाया है। तो भीलों की आध्यात्मिक उन्नति तो हो गया आपका पहला कारण। दूसरे कारण की बात करें तो भीलों को हिंदू धर्म से जोड़े रखना या हिंदू धर्म के दायरे में रखना, भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखना, हिंदू धर्म के दायरे में रखना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य है, हिंदू धर्म के दायरे में रखना। ठीक बात है। तो दायरे में क्यों रखना है, तो यहाँ पे हमें ये कारण मिलता है कि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी कि जो भील या जनजातीय क्षेत्र था, वहाँ पे जो ईसाई मिशनरियाँ हैं उनका बहुत ही ज़्यादा क्या था, प्रभाव था। ये ईसाई मिशनरियाँ इनको धन का लालच दे करके और सामाजिक प्रतिष्ठा का लालच दे करके क्या कर रहे हैं, ये इनको ईसाई धर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, इनको ईसाई बना रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए यानी कि जो ये भील जनजाति है ये क्या बन रही है, हिंदू से जो है, भील जनजाति हिंदू का ही भाग है, हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है। तो अब इनका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उद्देश्य हो रहा है कि भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में ही रखा जाए। इस वजह से ये क्या करते हैं, भगत आंदोलन जो है वो यहाँ पे चलाना प्रारंभ करते हैं। फिर नेक्स्ट भगत आंदोलन के अंतर्गत ही इन्होंने स्थापित की है संप सभा की स्थापना 1883 के अंदर। संप सभा की स्थापना और भगत आंदोलन दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, दोनों ही गोविंद गुरु से जुड़े हुए हैं, ये छाप लेना दिमाग के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं संप सभा 1883, इसका क्या प्रमुख उद्देश्य है, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसमें दो कार्यों की बात करते हैं। देखिए पहला कार्य तो इन्होंने शराबबंदी का किया। कौन सा कार्य किया है, पहला कार्य कि जो संप सभा का सदस्य है वो शराब नहीं पिएगा। ठीक है, और दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया है कि जो जो इसका सदस्य है वो क्या नहीं करेगा, बेगार नहीं करेगा। और बात कर ले कि शराबबंदी का, इस शराबबंदी के कारण जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर राज्य का राजस्व जो है वो 1/4 रह गया। कितना रह गया, 1/4। शराब बिक्री करना ही क्या होगी, बंद होगी, खरीदने वाला ही नहीं है। जितने भी भील जनजाति के लोग हैं वो सारे के सारे किससे प्रभावित है, गोविंद गुरु का इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रभाव है, इनकी बातों को वो भगवान की तरह मानते हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का राजस्व अत्यधिक क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। इस वजह से अब डूंगरपुर के जो है जो ठिकानेदार है वो क्या करते हैं, वो इनको यहां से निष्कासित कर देते हैं बेड़सा गांव से, यानी डूंगरपुर साम्राज्य राज्य की सीमा में जो है अब आप गोविंद गुरु जो है वो प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए अब जो इस घटना के बाद में जो है ये कहां चले जाते हैं, ये चले जाते हैं ईडर के अंदर। ये कहां पर पहुंच जाते हैं, ईडर राज्य की सीमा के अंदर चले जाते हैं। और यहीं पे ईडर के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम आपको मिलता है मानगढ़ पहाड़ी। क्या नाम मिलता है, यहाँ मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर इन्होंने अपना धूणा जो है वो रचाया और यहीं पे क्या किया है, किसानों को संदेश भेजा है, भीलों को संदेश भेजा है, अपने अनुयायियों को संदेश भेजा है कि यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया जाएगा 17, 11, 13। कब आयोजन किया जाएगा, 17 नवंबर 1913, 17, 11, 13, 17, 11, 13, 15 बार 20 बार रट लो, नाम याद हो जाएगा और साथ ही साथ तारीख याद हो जाएगी। 17 नवंबर 1913 क्या किया जाता है, मानगढ़ पहाड़ी की घटना होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, गोविंद गुरु के द्वारा अपने अनुयायियों को क्या किया जाता है, यहाँ पे बुलाया जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो संख्या के अंदर जो है पूरी पहाड़ी के अंदर जो है वो किसान जो है वो ये भील जो है इनके अनुयायी वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर ही क्या होती है, कुछ भीलों की जो है वो बांसवाड़ा राज्य के 2 सिपाहियों के साथ में हाथापाई हो जाती है। तो जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर और ईडर राज्य की जो सेनाएं हैं वो मिलकर के इस मानगढ़ पहाड़ी को घेर लेती है, जिसमें नाम मिलता है आपको मेवाड़ भील कोर के सैनिक, 104 वेलेजली राइफल्स के सैनिक, राजपूत रेजिमेंट के सैनिक और जाट रेजिमेंट के सैनिक। इन चारों रेजिमेंटों ने मिलकर के मानगढ़ पहाड़ी को क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और गोलीबारी जो है वो प्रारंभ कर दी इनके ऊपर, भीलों के ऊपर। और इस घटना के अंदर लगभग 1500 जो भील है
उनकी क्या हो गई, 1500 भीलों की इस घटना के अंदर, मानगढ़ पहाड़ी की घटना के अंदर जो है वो मृत्यु हो जाती है। ये सरकारी आंकड़ा है 1500, वास्तविक तो इससे जो है वो कई बार ज़्यादा ही होने वाला है। तो कुल मिलाकर के, और अब ये जो मानगढ़ पहाड़ी की घटना हुई है, इससे इतिहासकारों ने जो संज्ञा दी है वो कहा है दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कहा है, इसको कहा है दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा जो है वो किसको मिली है, इस मानगढ़ पहाड़ी की जो घटना है 17/11/13 की, इस घटना को कहा गया है दूसरा जलियांवाला हत्याकांड। ठीक बात है। अब जो है ये यहाँ से चले जाते हैं मानगढ़ पहाड़ी से, हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है एक बार तो गोविंद गुरु और इनकी पत्नी को, लेकिन जब इनको छोड़ा जाता है तो ये यहाँ से राजस्थान से बाहर चले जाते हैं कंबोई गांव के अंदर। कहाँ चले जाते हैं, कंबोई, ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ है कंबोई, गुजरात में है। यहाँ पे जाकर के अपना ये वहाँ पे रहते हैं और यहीं पे इनकी क्या हो जाती है, गोविंद गुरु की मृत्यु हो जाती है कंबोई गांव के अंदर। और वर्तमान में आज भी जो है इनका आदिवासियों का यहाँ कंबोई के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो क्या भरता है, मेला लगता है कंबोई गांव गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गए भीलों के समाज सुधार से संबंधित आपके कौन से व्यक्ति, गोविंद गुरु व्यक्ति। ठीक है, अब इसके बाद में एक और व्यक्ति का यहाँ पे नाम आने वाला है और वो है आपके मोतीलाल तेजावत। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक ही आंदोलन क्या है, मोतीलाल तेजावत का इनमें क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले आपको नाम मिल रहा है एक ही आंदोलन। इस एक ही आंदोलन को ही कहा जाता है भूमट आंदोलन। क्या कहते हैं, भूमट आंदोलन। क्या बोलेंगे इनको, भूमट आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा इसी आंदोलन को ही कहा जाता है मात्र कुंडिया आंदोलन। क्या कहते हैं इसी को ही, मात्र कुंडिया आंदोलन। ठीक है, मात्र कुंडिया आंदोलन। दोनों ही नाम इन्हीं इसी एक ही आंदोलन के ही है और ये चलाया जाता है मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किसके द्वारा चलाया जाता है, मोतीलाल तेजावत, इसके हो गए चलाने वाले एक ही आंदोलन तेजावत। हालांकि मूल रूप से एक ही आंदोलन का उद्देश्य तो ये है कि भीलों के अंदर एकता स्थापित करना। क्या स्थापित करना, एकता स्थापित करना। लेकिन जो इसके अन्य लक्ष्य है, अन्य जो उद्देश्य है, उनमें ये भी है कि जो लगान है वो कम करवाना, बेगार जो ली जा रही है वो बंद करवाना, ये सारे उद्देश्य भी इस आंदोलन के माने गए हैं। मोतीलाल तेजावत की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ है कोलियारी गांव के अंदर। कहाँ पे हुआ है, कोलियारी गांव। कोलियारी गांव पड़ता है आपका उदयपुर में। कहाँ पे है ये, कोलियारी उदयपुर में इनका क्या हुआ है, मोतीलाल तेजावत का ये जन्म हुआ है। ठीक बात है, इनका जन्म मोतीलाल तेजावत का। तो मोतीलाल तेजावत ने प्रारंभ किया आपका एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन, एक ही आंदोलन। ये जो है वो झाड़ोल के अंदर ही है, मात्र कुंडिया, झाड़ोल मात्र कुंडिया से क्या किया है, यह आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया है। इसीलिए इसको मात्र कुंडिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत ने ये इन्होंने एक ही आंदोलन प्रारंभ किया 1921 से। कब प्रारंभ किया है, 1921 से प्रारंभ किया था। संप सभा की स्थापना 1833 के अंदर हुई थी। अब देखिए इन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किया तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मेवाड़ पुकार। कौन सी पुस्तक लिखी है, मेवाड़ पुकार। ठीक है, और ये क्या है, इसके अंदर 21 मांगे हैं। किनकी मांगे हैं, आदिवासियों की 21 मांगे इसके अंदर मेवाड़ पुकार के अंतर्गत लिखी गई है। और इसमें क्या लिखा है, मेवाड़ पुकार का मतलब हुआ कि जो आदिवासियों की दुर्दशा है उसका इसके अंदर चित्रण किया गया है। और ये किसको संबोधित करके लिखी गई है, मेवाड़ महाराणा को संबोधित करके ये लिखी गई है मेवाड़ पुकार। यानी कि भील जनजाति ने आपके महाराणाओं के लिए जो कार्य किया है उसका वर्णन और वर्तमान में इनकी जो दुर्दशा हो रही है उसका वर्णन मिल जाता है। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत, मेवाड़ पुकार के अंतर्गत मिलता है, जो किसने लिखी थी, मोतीलाल तेजावत ने लिखी थी 1921 के अंदर एक ही आंदोलन के चलने के समय में। ठीक बात है। अब बात करते हैं 1929 की। तो 1929 के अंदर देखिए एक ही आंदोलन जब चल रहा होता है तो इनको जो है वो राज्य से निर्वासित होना पड़ता है और ये चले जाते हैं ईडर के अंदर। कहाँ चले जाते हैं, ईडर में चले जाते हैं। लेकिन ईडर की सेना ने क्या कर दिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। इनको क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया मोतीलाल तेजावत को, और इनको गिरफ्तार करके मेवाड़ को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, मेवाड़ को सौंप दिया। और यहाँ पर मेवाड़ को सौंपने के बाद में गांधी जी के एक सहयोगी है, उनके जो है वो मध्यस्थता से क्या होता है, मेवाड़ सरकार और मोतीलाल तेजावत के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है। और उस समझौते के अंदर
लिखित रूप से आश्वासन देते हैं मोतीलाल तेजावत इस मेवाड़ सरकार को कि भाई हम वर्तमान भविष्य के अंदर जो है वो इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं चलाने वाले हैं, आंदोलन नहीं करने वाले, सरकार का विरोध नहीं करने वाले हैं। और उस लिखित आश्वासन के आधार पर इनको क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, यहाँ से जेल से छोड़ दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने दो व्यक्तियों को पढ़ा यहाँ पे, मोतीलाल तेजावत और आपके गोविंद गुरु, जिन्होंने क्या किया है, भीलों का आध्यात्मिक रूप से जो है उन्नति करने के लिए और भील समाज के अंदर जन जागृति पैदा करने के लिए, जागृति लाने के लिए क्या किए हैं, यहाँ पे कार्य किए हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं मीणा आंदोलन के बारे में। मीणा आंदोलन नेक्स्ट आ गया आपका, मीणा आंदोलन। तो देखिए जो मीणा है, अगर इनकी बात करें तो ये रहते थे आमेर के अंदर। कहाँ पे प्रारंभ में ये निवासी थे, आमेर के मीणा, ठीक है। और यहाँ पर इनके ऊपर आक्रमण किया था कछवा वंश के शासक है दुल्हे राय। किसका नाम मिलता है, दुल्हे राय। ये कौन से राजवंश के शासक है, ये हो गए आपके कछवा वंश के। कौन से वंश के हो गए, कछवाहा वंश के हो गए। और इनके आक्रमण के कारण जो है मीणा जहाँ से यहाँ से अपदस्थ हो गए और आमेर के ऊपर तो अधिकार हो गया कछवाओं का, और ये दो भागों में बंट गए। मीणा कितने भागों में बंट गए, एक तो कहलाया जमींदार वर्ग, जो क्या थे, किसान का कार्य करते थे, ठीक है। तो हो गए आपके जमींदार वर्ग या जमींदार मीणा, ये कहलाए, ठीक बात है। तो जमींदार मीणा तो हो गए आपके ये। अब देखिए दूसरे की बात करें तो आपका दूसरा वर्ग आ जाता है चौकीदार मीणा। कौन सा मीणा आ जाता है, चौकीदार मीणे, ठीक है। चौकीदार जो मीणा है ये जो है वो रखवाली का कार्य करते हैं, यानी कि चौथ वसूली का कार्य करते हैं। किसका कार्य कर रहे हैं ये, चौथ वसूली। मराठों के द्वारा जो सुरक्षा के रूप में आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके बदले में टैक्स लेंगे। तो ये भी क्या कर रहे हैं, गांवों की रखवाली कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, उसके बदले में गांवों से क्या कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं वसूल। लेकिन ये चौकीदार मीणा जो है, इनका कार्य देखिए, ये तो किसान है जमींदार मीणा, तो ये इनका कार्य तो चलता रहेगा। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो अब जो है विभिन्न गांवों को, रियासतों को इनकी चौकीदार मीणाओं की जरूरत नहीं है। अंग्रेज क्या कर लेंगे, सहायता सुरक्षा तो वो कर लेंगे। तो अब जो है ये क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, और इन्होंने क्या प्रारंभ कर दी, चोरी लूटमार का जो कार्य है वो प्रारंभ कर दिया। इस वजह से अब आगे चल कर के जो ब्रिटिश सरकार है वो 1924 के अंदर एक नया कानून लाती है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये ट्राइब्स क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो लेके आती है ब्रिटिश सरकार 1924 के अंदर। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, चौकीदार मीणा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, यही कार्य, क्योंकि इनके पास और कोई कार्य बचा ही नहीं, अपने पेट पूर्ति के लिए कार्य इनको करना पड़ेगा। तो अब 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया जाता है, जिसी को कहते हैं जयराम पेशा कानून। क्या कहते हैं, जयराम पेशा कानून, ठीक बात है। ये नाम है इसी का, जयराम पेशा कानून, या इसी को कहते हैं दादरसी कानून। क्या बोलते हैं, दादरसी कानून। ये दोनों ही नाम इसी एक्ट के हैं, इसी कानून के हैं। इसके तहत क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक चौकीदार मीणा को प्रत्येक दिन जो उसका नाम जिस थाने के अंदर दर्ज है वहाँ पे सुबह से लेकर के शाम दोनों टाइम जो है वो हाजिरी भरने के लिए जाना पड़ेगा कि आप यहीं हो, कहीं पे कोई लूटमार की गतिविधि करने के लिए गए हुए नहीं हो। तो इस प्रकार का जो है ये कानून बना दिया गया, किसके लिए, चौकीदार मीणाओं के लिए। जयराम पेशा कानून बोलते हैं इसको, या दादरसी कानून बोलते हैं, या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बोलते हैं। जन्मजात जो है वो इनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया जाता है। 1924 में ये एक्ट आता है। इसका विरोध किया जाता है मीणा जाति सभा के द्वारा। किसके द्वारा विरोध किया जाता है, मीणा जाति सभा के द्वारा जो है वो यहाँ पे विरोध होता है। इसके अंतर्गत नेतृत्व करने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम भी हमें मिल जाते हैं, जिसमें एक तो नाम मिलता है छोटू राम। क्या नाम मिलता है, छोटू राम। एक नाम मिलता है आपको महादेव। क्या नाम मिलता है, महादेव। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम मिल जाता है आपको यहाँ पे जवाहर राम। क्या नाम मिल जाता है, जवाहर राम, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं, मीणा जाति सभा की स्थापना करते हैं, और इस सभा के द्वारा जो है वो इस कानून का विरोध किया जाता है। लेकिन हालांकि अभी यहाँ पे कोई निर्णय निकलने वाला नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं 1944 के अंदर एक मीणा सम्मेलन का आयोजन होता है। देखिए ये सम्मेलन कहाँ होता है, ये होता है आपका मीणा सम्मेलन कहाँ पे, नीमका थाना सीकर के अंदर, ठीक है। ये जो मीणा सम्मेलन आयोजित होता है, इसमें खास बात जो याद रखनी है वो याद रखनी है इसके अध्यक्ष का नाम। तो ये जो मीणा सम्मेलन है 1944 का, ये अध्यक्षता होती है जैन मुनि मगन सागर के द्वारा। किसके द्वारा, जैन मुनि का नाम मिल जाता है हमें यहाँ पे मगन सागर। तो इनके द्वारा क्या होती है, इस मीणा सम्मेलन की जो है वो अध्यक्षता की जाती है। और फिर इस सम्मेलन के बाद में एक सुधार समिति बनाई जाती है, जिसका नाम मिलता है मीणा सुधार समिति। क्या नाम मिलता है, मीणा सुधार समिति,
ठीक है। उसके बाद में बागावास के अंदर एक 28 अक्टूबर 1946 को बागावास नामक जगह है, वहां पे पुनः एक मीणा सम्मेलन का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक बात है। और इन प्रयत्नों की वजह से अब जो है वो मीणा जनजाति का पुनर्स्थापन होता है और जो है आगे चल करके 1952 की जब बात आती है तब जाकर के ही क्या होता है, आपका जो दादरसी कानून है यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स जो एक्ट है वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं भारत की आज़ादी के बाद में। ठीक है, समाप्त कब होंगे, ये होते हैं आपके 1952 के अंदर जाकर के समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मीणा जाति के अंदर भी क्या किया गया, सुधार का जो है वो एक आंदोलन चलाया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, इसका फटाफट से हम रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। देखिए, मीणा जाति का मामला पूरा का पूरा, यहां से हमने देखा मीणा आंदोलन ढूंढाड़ राज्य के अंदर ये थे, तब मीणा के ऊपर एक आक्रमण होता है दुल्हे राय के द्वारा, कछवा शासक है और इन्होंने इनको यहां से अपदस्थ कर दिया। अब जो मीणा है वो दो भागों में बंट गए, एक जमींदार मीणा कहलाए और दूसरे कौन से कहलाए, आपके चौकीदार मीणा कहलाए। जो जमींदार मीणा है वो तो खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो चौकीदार मीणा है वो चौथ वसूली का, यानी कि जो गांवों की क्या करते हैं, वो रक्षा करते हैं, चौकीदारी करते हैं, उसके बदले में क्या लेते हैं, टैक्स लेते हैं। इनका जीवन बसर आराम से चल रहा है। लेकिन बाद में आ जाते हैं ब्रिटिश लोग यहाँ पे। तो जब ब्रिटिश लोग आ गए तो रियासतों ने अपनी सेना तो क्या कर दी, भंग कर दी, और अब जो सुरक्षा का दायित्व है वो किसने ले लिया, वो ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। अब इन चौकीदार मीणाओं की कोई जरूरत रही नहीं चौकीदारी करने के लिए, तो अब क्या किया गया, इनको यहां से हटा दिया गया और कोई इनके पास रोजगार का जरिया नहीं है, तो इन्होंने लूटमार प्रारंभ कर दी। इनसे जो है निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1924 के अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं जयराम पेशा कानून या बोल देते हैं दादरसी कानून। ठीक बात है। इसका विरोध करने के लिए जो है वो मीणा सभा की एक स्थापना की जाती है और उस सभा के अंतर्गत नेतृत्व कर दिया जाता है छोटू राम के द्वारा, जवाहर राम के द्वारा और महादेव के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कोई परिणाम ना निकले, तब जाकर के 1944 के अंदर जाकर के एक मीणा सम्मेलन का आयोजन होता है नीम का थाना सीकर के अंतर्गत, और इस मीणा सम्मेलन की जो है वो अध्यक्षता की जाती है जैन मुनि मगन सागर के द्वारा। और यहां पे एक निर्णय किया जाता है कि मीणा सुधार समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। गठन कर दी गई और फिर आगे चल करके हम देखते हैं 1946 के अंदर एक और जो है वो बागावास के अंदर मीणाओं का सम्मेलन आयोजन किया जाता है। इसके अंदर बहुत अधिक संख्या में जो है वो मीणा लोग भाग लेते हैं और स्वयं को जो है वो इस कानून से मुक्त करने की घोषणा करते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो कानून है दादरसी कानून, ये अंतिम रूप से तो 1952 के अंदर जाकर के क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा समाप्त इसको कर दिया जाता है, जयराम पेशा कानून को, यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंदर हमने सारे के सारे जो आंदोलन है जिसके अंतर्गत हमने बात करी थी किसान आंदोलनों की, सबसे पहले उसमें हमने सबसे पहले किसान के लिए बिजोलिया किसान आंदोलन को देखा, फिर हमने देखा था बेंगू का किसान आंदोलन, उसके बाद में हमने बात करी कुछ बूंदी के किसान आंदोलन के बारे में, और फिर आगे बढ़ते हुए हमने देखा था सीकर और शेखावटी का किसान आंदोलन, और उसके बाद में हमने बात करी थी अलवर और नीमूचाणा हत्याकांड जो हुआ उसके बारे में बात करी, और उसके रूप के अंतर्गत जो है हमने पूरा जो किसान आंदोलन है उसको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर हमने जनजातीय आंदोलनों के बारे में बात की, तो उसमें हमने परिचय प्राप्त किया था सबसे पहले भील जनजाति के बारे में कि भील जनजाति के द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है, और उसके बाद में हमने बात करी मीणा जनजाति के बारे में हमने बात करी थी। ठीक बात है। तो एक बार क्या करना है, इन सबको याद करने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है। अच्छे से आपको ये सारे आंदोलन याद हो जाएंगे। पूरा कहानी के तौर पे मैंने आपके समक्ष इसको क्या किया, प्रस्तुत किया है। एक कहानी दर कहानी हम जब आगे बढ़ते हुए इतिहास को सीखने का प्रयास करते हैं, देखिए कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश तो कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल खिलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आई बात समझ के अंदर? तो हमें क्या करनी है, कोशिश करनी है सीखने की, तो आपको जरूर और जरूर ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद अगले आने वाले भाग के अंतर्गत हम प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।